हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड वन शॉट वर्क एनर्जी पावर का। तो ये चैप्टर नंबर जहां तक 5 है, क्लास 11 फिजिक्स का, और यहां पर हम डिटेल्ड वन शॉट की बात करेंगे। हर कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। हर कॉन्सेप्ट में मैं सिखा दूंगा, डेरिवेशन सिखा दूंगा, न्यूमेरिकल भी करूंगा, और आपको ये सब चीजें बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग लगेंगी। बोर तो आप हो ही नहीं सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाए। चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है आपके लिए कि अगर आप ये वीडियो पसंद करें तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ये जो मैं हार्डवर्क आपके लिए कर रहा हूं, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर ये डिटेल्ड वन शॉट है। जैसे मैंने आपको बोला, हर चीज बात करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट मिलेंगे, डेरिवेशंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इसको देख लेने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा ही चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से और सही कॉन्सेप्ट के तहत। कुछ बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए, तो बहुत आसान सी बात है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बेटा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर क्लास 11 फ्री पीडीएफ का एक कोर्स मिलेगा आपको, जिसका प्राइस मैंने लाखों में कर दिया है, जिससे कि आप गलती से खरीद ना लें। और इसके अंदर जो पीडीएफ है वो ओपन है, आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएंगे और उसको अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सीधा सा रास्ता है पीडीएफ लेने के लिए। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में जाएं, क्लास 11 फ्री पीडीएफ के कोर्स में जाकर डाउनलोड कर लें पीडीएफ और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। बाकी अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको राइट गाइडेंस और अपडेट्स देता रहूंगा, जिससे पढ़ाई और मेहनत सही डायरेक्शन में हो, आपकी प्रोडक्टिव मेहनत हो, एफिशिएंट हो आप। और ये द्रोणा 1.0 है बेटा। अगर आप स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं, जो कि पढ़ ही रहे हैं, और उनकी भाषा आपको टफ लगती है, वो जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता, न्यूमेरिकल्स निकलते नहीं, डेरिवेशन की हवा नहीं लगती, तो आप तुरंत द्रोणा 1.0 में मेरे साथ जुड़ जाइए। यहां पर मैं खुद आपको पढ़ाता हूं, सभी कॉन्सेप्ट आसान भाषा में आपको पढ़ा दूंगा। आपके डेरिवेशन होने लगेंगे, न्यूमेरिकल्स निकलने लगेंगे, और साथ ही इस कोर्स में क्या है द्रोणा में कि आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सारा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। वो मैं खुद रिकॉर्ड किया हूं इजी लैंग्वेज में, डिटेल्ड मैनर में। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का भी आपको पूरी किताब का एग्जाम्पल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए हैं डिटेल्ड एंड इजी लैंग्वेज में। साथ में चैप्टर वाइज वर्कशीट तो मिलती है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं द्रोणा 1.0, जो ज्वाइन करके आप फिजिक्स की जर्नी को आसान कर सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर बच्चे इसके बाद जेई या नीट देते हैं या सीयूईटी देंगे, हर जगह इसका काम आएगा। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां द्रोणा 1.0 दिखेगा। वहां पर आपको क्लिक करने के बाद आई एम इंटरेस्टेड का एक टैब दिखेगा, बटन दिखेगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप मैसेज और एसएमएस मैसेज आ जाएगा। वहां पर पेमेंट लिंक होगा, बहुत ही नॉमिनल फीस है। पेमेंट करते ही आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए और ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ आइए। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है उसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले वर्क की बात करते हैं। तो वर्क क्या है? जब भी किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट अगर उसी डायरेक्शन में हो जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि वर्क हुआ है। फिजिक्स की भाषा में जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी पर हमने या किसी ने वर्क डन किया है। अब क्या होता है कि मान लीजिए फोर्स आप जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या करते हैं कि इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो ले लेते हैं। मान लीजिए इसके बीच का एंगल थीटा था, तो एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो गया। तो एफ कॉस थीटा को एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस कंडीशन में हमें वर्क डन निकल आएगा। तो ये देखिए यहां लिखा है वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। अगर एफ और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं, उनके बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो एफ एस कॉस थीटा से आप काम कर सकते हैं। यहां पर देखिए इसी को एफ एस कॉस थीटा को W इक्वल टू एफ डॉट एस लिख दिया गया है। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, क्या? वर्क। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ जो वर्क डन है, स्केलर क्वांटिटी होने के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा बेटा वर्क डन?
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से छोटा हो। तो वर्क डन यहां पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और निगेटिव वर्क डन कब होगा, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल हो, 90 डिग्री से बड़ा। तो उस समय ये cos थीटा निगेटिव होता है, तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जैसे इस केस में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका फोर्स सेंटीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए फोर्स यहां पर कितना मिलने वाला है, 0। मतलब वर्क डन कितना मिलने वाला है, 0। तो वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी वो प्लस माइनस और 0 हो सकती है। जस्ट कीप दिस फंडा इन योर माइंड। आगे चलते हैं, एक छोटा सा सवाल जो आपके यहां आता जाता रहता है, बड़े आराम से कर लेंगे। यहां लिखा है फोर्स वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, F इज इक्वल टू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू डिस्प्लेसमेंट दिया है। एस दिया है 6i कैप प्लस 9k कैप। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है। इफ द फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, फोर्स आपका न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर के अंदर है। हम जानते हैं जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की वैल्यू लिख ली जाए, क्योंकि दोनों के दोनों ही वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं। कंपोनेंट फॉर्म को मतलब आई जे के फॉर्म में दे रखे हैं। ये मैंने फोर्स लिख दिया, क्वेश्चन में दिया था, ये डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, यहां दिया था। अब आपको वेक्टर आप पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई वाला जो फैक्टर है केवल आई वाले से मल्टीप्लाई होता है, बाकी से डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होता है, जे और के से। तो ये आई वाले का 1 इस 6 से मल्टीप्लाई हो गया, जे वाला 5 था, यहां जे का कोई कोफिशिएंट है नहीं तो 0 हो गया, तो 5 इंटू 0 हो गया। और 7 वाले का मल्टीप्लीकेशन 9 से हो गया, के वाले से, तो 7 इंटू 9 हो गया। अब इसको सिंपली आप जोड़ दीजिए, टोटल क्या आ गया, 69 जूल, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सरल सवाल है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कोई वजह है कि आप ना कर पाए, हो ही नहीं सकता। एफ डॉट एस, बस इतना ही तो करना था, तुरंत आपका काम बन गया। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, तेजी से चलेंगे, एक एक चीज बारीकियों से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए जो वर्क डन था, अभी जो वर्क डन की बात की थी आपने, उसमें देखा कि फोर्स बदल नहीं रहा था, कांस्टेंट फोर्स था। एफ डॉट एस जो कर रहे हैं, उससे पहले जो वैल्यू निकाली थी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहां पर कांस्टेंट फोर्स था। लेकिन अगर मान लीजिए फोर्स बदलता हुआ हो, वेरिएबल फोर्स हो, उस समय आप कैसे निकालेंगे? तो उस समय आपको निकालने का तरीका क्या है कि वर्क डन आप निकालते हो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर। ये जो ग्राफ बना हुआ है, तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये जो वर्क का वैल्यू हो जाएगा। ये एरिया निकालते वक्त अगर हमारे फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स आई टू एक्स एफ एफ डी एक्स। ये एफ डी एक्स क्या होता है, इसका एरिया निकाल देता है। अगर केवल आपका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ये मैंने मेंशन भी किया है कि फोर्स में अगर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड बदल रहा, तो ये सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। और मान लीजिए ऐसा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो यहां पर आपको वेक्टर फॉर्म में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी फॉर्मूले में एफ डॉट डीएक्स लेना पड़ेगा। एक्स आई से एक्स एफ, एक्स आई ये वैल्यू है डिस्प्लेस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर देखिए एफ डॉट डीएक्स आ गया, यहां डॉट प्रोडक्ट नहीं था क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा था। यहां डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ये देखिए वेरिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूला यहां पे लगा देंगे जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बदलाव हो रहा होगा। तो कांस्टेंट फोर्स होता है तो सिंपल सीधे तरीके से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाला दीजिए। और अगर वेरिएबल फोर्स है, बदलता हुआ फोर्स है, तो ये फॉर्मूले, अगर केवल मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो ऊपर वाला, और डायरेक्शन भी बदल रहा है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। बढ़िया। अब देखिए इसी पर एक सवाल ले लिया है वेरिएबल फोर्स का, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा ज्यादा अच्छा मिल सके। तो ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, और x बराबर 0 से लेकर x बराबर 5 मीटर तक गया है।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, वो मूव क्यों किया है? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगाया गया है और उस फोर्स की एक वैल्यू दे दी इन्होंने, देखिए F इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब ये फोर्स वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे x आप बदलोगे, x बराबर 0 है, फिर मान लीजिए x बराबर 1 मीटर आएगा, तो वहां पर देखिए जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो फोर्स बदल जाएगा, जब x बराबर 2 रखोगे तो फोर्स कुछ और आ जाएगा। तो इससे हमें ये दिखाई पड़ गया कि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे फोर्स बदल रहा है। तो ये वेरिएबल फोर्स की कहानी है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन या कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए, हमें वर्क डन निकालना था, हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यहां इस्तेमाल कर लेंगे। तो वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 5, हम ये जान चुके हैं कि ये वेरिएबल फोर्स है, इसलिए फॉर्मूला लगा दिया 0 टू 5 FdX। डायरेक्शन की बात इन्होंने की नहीं है, x ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, FdX लगा दिया। शुरुआती डिस्प्लेसमेंट 0 था, बाद में 5 हो गया, 0 से 5 मीटर तक की कहानी है। और f की जगह मैंने ये जो वैल्यू दे रखी थी, ये 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पर देखिए पुट कर दी, कुछ नहीं किया। अब इसका बेसिक इंटीग्रेशन कर देना है, जो आप सीख चुके होंगे ऐसी उम्मीद है मुझे। तो यहां 7 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो 7x आ जाएगा, यहां 2x था, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, यहां पर 3 आ गया और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 होता है। और लोअर और अपर लिमिट 0 से 5 आप लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार 5 इसमें वैल्यू रखेंगे, माइनस फिर 0 रखेंगे। तो यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां पर आपने पहले 5 वैल्यू रखी x की जगह, 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, माइनस फिर 0 वैल्यू रख दीजिए, 7 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 क्यूब, जैसा आप करते आए हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 35 हो गया, ये 25 हो गया, ये 125 हो गया। और इसको आप सॉल्व करने के बाद 135 जूल आपका आंसर आ गया। देखिए, ये वेरिएबल फोर्स कितना वर्क डन किए हैं जब एक पार्टिकल एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव एक्सेस से 0 से 5 मीटर तक गया है, वो कितना वर्क डन है? 135 जूल। इस तरीके से आप सवालों को निकाल सकते हैं। सब बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देके इस वीडियो लेक्चर को सुनते चले जाइए, हर स्टेप को दिमाग में रखते हुए। जहां आपको लगे कि थोड़ा आगे आप निकल गए हैं, तुरंत रोकिए और 1 मिनट और वापस सुन लीजिए, आपका काम बन जाएगा। दैट इज गारंटी फ्रॉम माय साइड, अरविंद सर। आगे चलते हैं, अब एनर्जी की बात करते हैं। तो भैया, एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी की जो एनर्जी कहते हैं कि उसकी एबिलिटी कितनी है वर्क करने की, कितनी क्षमता है वर्क करने की, वही उसकी हम एनर्जी कहते हैं। तो आप समझ गए, जितनी काम हम कर पाएंगे वही हमारी एनर्जी है। और एनर्जी जो होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। साथ में इसकी डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के सेम फॉर्मूला डायमेंशन रहता है। एनर्जी भी सेम यूनिट में मेजर की जाती है जिस यूनिट में वर्क मेजर करते हैं, जैसे कि एसआई यूनिट इसका जूल है। अब देखिए, मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। अब क्या है कि जो एनर्जी पढ़ी, एनर्जी के बाद एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फलाना धमाका एनर्जी। उसमें मैकेनिकल एनर्जी आती है, और मैकेनिकल एनर्जी के दो तरह की मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, मतलब दो उसके सब डिविजन है, काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को जोड़ोगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो मूव करने की वजह से जो एनर्जी पोजेस करती है उसको आप काइनेटिक एनर्जी करते हैं। एग्जांपल आप जानते ही हैं, आप दौड़ लगा रहे हैं, वो भी एग्जांपल है। बंदूक से गोली दगा दी, वो भी मूव कर रही है, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। इसलिए ज्यादा माथा पच्चियां करने की आवश्यकता नहीं, बड़े आराम से स्मूथली आप इसको कैप्चर कर पा रहे होंगे। अब आपको यह भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी रुकी बॉडी में जितना वर्क डन करते हैं उसको मूव करने के लिए, वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव कर जाता है। और इसका जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो आपको यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होगा। एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, रिलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल भी आते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। P लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी K के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए देख लेते हैं।
पी मोमेंट लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी होता है और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर m से डिवाइड किया, m से मल्टीप्लाई, तो ये m यहां m स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई m से कर दिया। अब ये 1/2m और इसको mv का होल स्क्वायर लिख दिया। अब mv की जगह हम p लिख सकते हैं, तो हाफ 1/2m इंटू पी स्क्वायर हो गया। तो यहां पर देखिए k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। तो यहां p की वैल्यू कितनी हो गई, 2mk का अंडर रूट। ये लीनियर मोमेंटम है, k काइनेटिक एनर्जी है। इस फॉर्मूले को पक्की तौर पे आप याद रखेंगे, बहुत जगह आपसे पूछ पाछ लिया जाता है। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिश्ता p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। m उसका मास है, k काइनेटिक एनर्जी, p है लीनियर मोमेंटम। बढ़िया। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही धांसू टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम प्रूव भी करेंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए भी और वेरिएबल फोर्स के लिए भी। आइए पहले समझते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है। इस वर्क एनर्जी थ्योरम में हम ये मान के अभी चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदल रही है, तो किसी बॉडी पर नेट फोर्स जितना लगता है उसके द्वारा किया गया काम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अभी हम समझेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव किसे कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, नेट फोर्स या टोटल फोर्स जो लग रहे हैं वो जितना किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, kF माइनस ki। बढ़िया। यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने पोटेंशियल एनर्जी में घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं मानी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी भी घटे या बढ़े तो यहां पर जोड़ देना होगा हमको। जो इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज। ठीक है, आइए चलते हैं एक कदम आगे। हम प्रूफ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स का मतलब जब फोर्स बदल नहीं रहा है। आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। सपोज ए कांस्टेंट फोर्स F acting on a body of mass m produces acceleration a in it। एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है m मास की बॉडी पर जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलेरेशन a आ गया है। दूसरा, आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s, वो बॉडी पे फोर्स है, एक्सेलेरेशन है, बॉडी मूव कर रही है। ऐसे डिस्टेंस कवर करने के बाद उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, अब उसकी वेलोसिटी v हो चुकी है, क्योंकि फोर्स लग रहा है u से v, s डिस्टेंस कवर करके उसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया u से v। अब यहां पर हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात है, ये फॉर्मूला वैलिड है इसके लिए। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को हाफ m से। आसानी सी बात, ये मैं देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर और 2as के साथ हाफ m। अब देखिए ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, का फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर देखिए इस 2 से ये 2 कट गया तो एम ए एस आ गया है। अब आप जानते हैं के एफ माइनस के आई, एम ए का मतलब होता है फोर्स, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ इक्वल टू एम ए इंटू एस, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो ये आपका देखिए प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट का मतलब फोर्स बदल नहीं रहा है। अब हम अगला कदम बढ़ाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ करेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए, जहां पर फोर्स बदल रहा है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, आपको अच्छी तरह आने चाहिए। आइए देख लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर, देखिए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब जहां फोर्स तब्दील बदल रहा है। तो यहां पे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा हमको। जहां भी फोर्स बदलता है उसको टैकल करने के लिए कैलकुलस या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लगाना पड़ता है। तो सपोज ए वेरिएबल फोर्स F एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m। कोई वेरिएबल फोर्स F किसी बॉडी m पे लग रहा है, जिसकी वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds क्रिएट कर दिया है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। चीजों को सरल रखने के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, फोर्स की ही डायरेक्शन में। ये फोर्स वेरिएबल है, तो छोटा सा वर्क डन क्या होगा, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, dw f.ds। अब क्योंकि f.ds होता है f ds cos
थीटा, और थीटा हमने कहा है कि 0 है इन दोनों के बीच में, तो cos 0 डिग्री यानी F डॉट ds, ये छोटा सा वर्क डन है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से हमको पता है F बराबर ma होता है, और a को आप लिख सकते हैं dv बाई dt, इसमें कोई हर्जा नहीं है, हमें जान पहचान है इससे। अब क्या करेंगे, इस dw को f ds लिखा है, यहां पर f की जगह m dv बाई dt पुट कर देंगे, ये देखिए f की जगह m dv बाई dt और ये रहा ds। अब इसको हम जरा पकड़ने की कोशिश करते हैं कि dw का मतलब हो गया m dv इंटू इस dt को ds के साथ ले लिया, ds अपॉन dt, कोई समस्या नहीं। और ds बाई dt हमें मालूम है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हो गया dw इज इक्वल टू m dv इंटू v। बढ़िया, अब इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा आसान लगेगा देखने में। तो dw mv dv, ये v पहले लिख लिया और कुछ नहीं किया है। अब हमें अगर पूरा वर्क डन हमको निकालना है, ये तो dw छोटा सा वर्क डन है ना, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, जो हम फोर्स यहां लगा रहे हैं उसने वेलोसिटी अगर u से v बढ़ा दी है, तो टोटल वर्क डन कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, और इसका इंटीग्रेशन किए हैं, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v, m dv mv dv। अब मास तो बदल नहीं रहा इस मोशन में, है ना, तो मास कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो uv और v dv, v का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर अपॉन 2, तो ये जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो m बाई 2, अपर लिमिट v रख दो और फिर लोअर लिमिट u रख दो माइनस करके, जैसा आप इंटीग्रेशन में करते हैं। यहां पर देखिए w की वैल्यू हाफ m, और पहले आपने v रखा तो v स्क्वायर, ये 2 बाहर आ चुका था, और फिर u रखा तो u स्क्वायर। अब ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, और आप समझ गए होंगे ये काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गया वेरिएबल फोर्स के लिए। जब भी वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल कोई चीज आती है कैलकुलस में, फिजिक्स में कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है, कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं, उसका इस्तेमाल करके चीजों को टैकल करते हैं। तो ये भी प्रूफ मैंने करा दिया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी और वेरिएबल फोर्स के लिए भी, शानदार तरीके से। आइए कुछ इंपॉर्टेंट, इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, 1 मिनट देख लीजिए, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं जिससे हमें गफलत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो पहला क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है वो न्यूटन के सेकंड लॉ जैसी ही है, उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कह दीजिए आप, ये एक वेक्टर लॉ है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी यूज है। और ये जो अभी आपने लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो भाई आप W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई लिखते हैं, इसमें स्केलर क्वांटिटी यूज है, तो इसको हम न्यूटन के सेकंड लॉ का स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं। समझ गए, ये न्यूटन का इक्वेशन का सेकंड लॉ है स्केलर फॉर्म में, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज यूज हैं, ये न्यूटन का वेक्टर फॉर्म है सेकंड लॉ। ठीक, अगली बात, वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होती है। अगली बात कि अगर बॉडी कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, इस समय जो सेंटीपिटल फोर्स और जो v है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का बदलाव नहीं होगा। हाफ mv स्क्वायर होता है ना, चेंज तो हो ही नहीं रहा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि v का मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है। तो अगर देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस वर्क एनर्जी थ्योरम को बोल देगी डेल्टा k बराबर 0, तो डेल्टा w बराबर भी 0, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 बाई सेंटीपिटल फोर्स, और हमको दिख भी रहा है फोर्स हमेशा वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमेशा वर्क डन 0 मिलेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी वही चीज आप निकाल पाए। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बदल रही है तो आपको इक्वेशन में इंक्रीज इन पी एंड के ऑफ द बॉडी रखना पड़ेगा, या डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन पी, यहां पे था ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पी अगर नहीं बदल रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी में भी तब्दीली हो रही है तो उसको भी वहां पे जोड़ दिया जाएगा।
सिंपल सी बात। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे आप सीख पाएं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फिजिक्स और कॉन्फिडेंस आ पाए वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है ये भी मैं कराऊंगा एनसीईआरटी का, जिससे आपको ये पता लगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या किस तरीके से हेल्पफुल है। जहां पर फोर्स का डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता, फिर भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके उसका वर्क निकाल लेते हैं। आइए दिखाते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है 5.2। लिखा, इफ it is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force। जो बारिश की बूंद है जब बादल से टपकती है तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरती है और एयर वेयर की वजह से इस पर रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। तो ये केवल ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं गिर रहा है, इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है गिरते वक्त। The later is known to be proportional। अब लेटर का मतलब है जो अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स है, ये किसके प्रोपोर्शनल लेके हम चलते हैं, ये स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी इस रेन ड्रॉप की, वैसे वैसे ये रेजिस्टिव वर्क डन आपका, मतलब ये जो फोर्स है बढ़ता चला जाएगा। तो ये वेरिएबल फोर्स हो गया, स्पीड बढ़ने के साथ चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। बट इट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड, उसके अलावा इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो समझ रहे हैं, रेजिस्टिव वर्क के बारे, रेजिस्टिव फोर्स के बारे में इतना ही पता है कि स्पीड बढ़ने के साथ ये बढ़ रहा है, बाकी कोई जानकारी नहीं है। और ये इस सवाल में इससे इसका वर्क डन भी पूछ लेंगे, इसलिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। 1 ग्राम का मास का रेन ड्रॉप बूंद नीचे गिर रही है, और किस हाइट से गिर रही है, 1 किलोमीटर ऊंचाई से। इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जमीन पे जब हिट करती है तो 50 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। दो चीजें निकालनी है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एमजीएस से निकाल लेंगे, अभी निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। यहां कलाकारी हो गई आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि जो अननोन रेजिस्टिव फोर्स है उससे भी वर्क डन बता दीजिए। फोर्स तो पता ही नहीं क्या है, अब पूछ रहे हैं वर्क डन। आइए देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप। ऊपर से लेकर नीचे गिरी है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जो टॉप जब वो गिरी होगी, बादल से निकली होगी, उस समय उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी 0 मानी है। और जमीन पे गिरते वक्त मैक्सिमम यानी हाफ mv स्क्वायर है। तो शुरुआत की 0 थी के आई, और के फाइनल कितना है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ लिखा, m की वैल्यू यहां पर दे रखी है, मास दिया हुआ था, कहां गया, 1 ग्राम लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू रख देंगे कि ग्राम को किलोग्राम में, 1 × 10⁻³ और वेलोसिटी दी है टकराते हुए 50, तो 50 का स्क्वायर, और ये 1.25 जूल आ गया। यही बात मैंने लिखी कि जब ड्रॉप गिरनी शुरू हुई, जब जस्ट निकली थी, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 पकड़ी हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए, एज्यूमिंग जी इज कांस्टेंट, हमने जी को कांस्टेंट ले लिया है। बादल से गिरते वक्त तो जमीन तक जी नहीं बदल रहा है, जी की वैल्यू 10 भी ले ली है, जिससे कि चीजें सिंप्लीफाइड रहे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया, mgh। अब ये m की वैल्यू 1 × 10⁻⁻², g है 10, h हो गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 1000 मीटर आ जाता है, 10⁻³ मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व किया तो 10 जूल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो काम किया है, वर्क डन किया है, वो 10 जूल के बराबर है, ये निकल आया। अब अगला चरण है रेजिस्टिव फोर्स। अब यहां पे लग गया वर्क एनर्जी थ्योरम, तभी निकाल पाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जो लोग भी वर्क डन कर रहे हैं उन सबका नेट वर्क बराबर हो जाएगा जोड़ जाड़ के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय, अच्छा यहां ये कंफ्यूज मत हो जाना कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया है ना, वरना यहां की जगह यहां भी जोड़ दोगे, दोनों कट जाएंगे फिर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जी के द्वारा किया गया काम प्लस रेजिस्टिव वर्क के द्वारा किया गया काम बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू रखी, WR निकालते वक्त डेल्टा K माइनस WG। अब यहां पर ये 1.25 है, ये निकाली थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की 10 है, माइनस कर दिया, -8.75 जूल आंसर आ गया। और ये देखिए फोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी, रेजिस्टिव फोर्स जो वेरिएबल था, फिर भी हमने वर्क डन निकाल दिया है
विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इसका इस्तेमाल है, इसलिए मैंने कराया कि आप सही चीज सीख जाएंगे, थोड़ा टाइम लगा के मजा आएगा आपको। खैर ये आप बात समझ गए होंगे, आगे की बातचीत चालू रखते हैं। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक्वायर की जाती है। कोई स्पेशल पोजीशन हो जाए या उसको कॉन्फ़िगरेशन मतलब दबा दीजिए, खींच दीजिए, खींचतान करके उसको डिफॉर्म कर दीजिए, उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाती है। जो पोटेंशियल एनर्जी वो तीन प्रकार की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो मासेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ी दूरी बढ़ा दिया, आर चेंज कर दिया, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, या पास ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसे कह दीजिए आप। मतलब कहने का मतलब है ड्यू टू पोजीशन बिटवीन टू मासेस पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज या पोटेंशियल एनर्जी विल होल्ड। अब दूसरी बात, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि मान लीजिए धनुष बाढ़ है या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच दिया है तो वो स्ट्रेच हो गई है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। अब छोड़ेंगे तो भाग से वो वर्क डन कर देगी, या दबा दिए छोड़ेंगे तो बॉल रख देंगे, बॉल को फेंक देगी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तीसरी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक चार्ज आप पकड़े हैं और दूसरा चार्ज पास में लाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। आप छोड़ेंगे तो चार्ज भाग जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी सेव थी वही वर्क डन करने के काम आ जाएगी। ये 12th क्लास में ज्यादा इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप पढ़ाई करेंगे। अब यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात, जैसा आपको पता है U इज इक्वल टू mgh। ये mgh तब वैलिड होता है जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज जीरो। यहां पर जीरो मान लिया, हाइट अगर h चढ़ा दिया आपने तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। ध्यान रखना होगा सरफेस पे जीरो माने हैं, आप जीरो कहीं भी मान सकते हैं, इस केस में सरफेस पे जीरो है। अगली बात देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी यही इसी चैप्टर में है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो देखिए किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अगर हम ए से लेकर बी तक किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। यानी चाहे वो पाथ 1 से लेके जाओ या पाथ 2 से लेके जाओ, कोई भी रास्ता, या पाथ 3 से लेके जाओ, किसी भी रास्ते से आप लेके जाओगे वर्क डन आपको सेम मिलेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया काम या वर्क इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। कौन सा रास्ता या पाथ आप ट्रेवल किए हैं उससे इसको मतलब नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसलिए लिखा है WAB पाथ नंबर 1, ये WAB पाथ नंबर 2, और तीसरा भी लिख देंगे तो WAB पाथ नंबर 3। बात समझ में आई होगी। इसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करें तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो अगर आप साइक्लिक मोशन में है, यानी ए से बी गए, देखिए बड़ा बड़ा एरो मैंने बनाया, बी से ए आ गए, यानी चले यहां से थे, पहले इधर गए और फिर वापसी कर दी यहीं पर, तो आप जानते हैं कि ये वर्क डन और ये वर्क डन है बराबर, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, इसलिए इसका नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन साइक्लिक पाथ या क्लोज्ड पाथ, कैसे भी पाथ हो, आप कैसा भी पाथ ऐसे ऐसे चल के यहां चले आएंगे, ए से चले और वापस ए पे आए, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रहे हैं तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ विल बी जीरो, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स है आपको नॉर्मली पाला पड़ता है जो अपनी पढ़ाई लिखाई में। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, हम डराइव भी करेंगे या दिखाएंगे भी आपको। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप ज्यादा जानकारी क्लास 12th में लेंगे, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को दबाओ या खींचो तो वो जो फोर्स लगाता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसको भी हम डराइव करके दिखाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है ना। विशेष स्पेशल जानकारी, सब पे भारी वीडियो, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, हर चीज बड़े सुंदर तरीके से कम समय में समझ में आने वाली है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की कहानी, क्लोज पाथ पर आपको वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी जीरो। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, तो ये पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर ए से बी गए हैं पाथ 1 पर तो कुछ और वर्क डन मिलेगा, और ए से बी अगर पाथ नंबर 2 से गए हैं तो कुछ और वर्क डन होगा। तो यहां पर ये पाथ
बदलने से वर्क डन बदल जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। और ऐसे साथ में जब क्लोज पाथ की बात करेंगे, भाई ए से बी जाके बी से ए आओ, तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि जान ही रहे ए और बी बराबर नहीं है। तो क्लोज्ड पाथ में भी वर्क डन शून्य नहीं आएगा इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कैसे फोर्सेस होते हैं ये भी जानना जरूरी है। जैसे फ्रिक्शन का फोर्स, आप चौथे चैप्टर में एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप ये पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। विस्कोसिटी भी आपके कोर्स में आगे आने वाले चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे आप। टेंशन का फोर्स, विस्कोसिटी, एयर रेजिस्टेंस, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये एग्जाम्पल आपको दिमाग में रहेंगे तो समझ में भी ज्यादा आएगा और याद रखने में भी मदद मिलेगी। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कहानी हुई। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका रिलेशन कंजर्वेटिव फोर्स से क्या है। तो देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। किसी बॉडी पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तभी हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कंजर्वेटिव के अलावा नॉन कंजर्वेटिव भी शामिल हो गए या नॉन कंजर्वेटिव ही लग रहे हैं तो हम उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक। अब दूसरा रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन करते हैं उसका निगेटिव हमारा पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इस फॉर्मूले को एकदम मंत्रमुग्ध होकर याद कर लीजिए। ये CUNS का मतलब कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, उसकी निगेटिव जो वैल्यू होगी वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और अगली बात, इसी से निकली हुई बात, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को उसका निगेटिव ग्रेडियंट ले लें डिस्प्लेसमेंट से, -du/dx, तो वो जो फोर्स अगर फोर्स के बराबर हो रहा है तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी बहुत ही तगड़ी डेफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव ग्रेडियंट मतलब du/dx का माइनस अगर करें और हमें फोर्स मिल जाए तो ये कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये दो एकदम समझ लीजिए वो टेस्टर हैं। ये वो फार्मूले हैं जो टेस्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। सीधे फोर्स से रिलेशन दे रहा है और ये वर्क डन से रिलेशन दे रहा है। ये जानने के लिए कि जो हम जिस फोर्स को पकड़ के बैठे हैं वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, इसी कसौटी पर उसको हम कस लेंगे कर लेंगे। और अगर सही बैठा तो कंजर्वेटिव, नहीं बैठा तो छुट्टी। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन नहीं होती, जैसा मैंने बात आपसे की है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस फ्रेम पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। अगर आप किसी बस में, आपका दोस्त बैठा, आप बाहर खड़े हैं, तो आपके हिसाब से वो जो दोस्त अंदर बैठा है वो काइनेटिक एनर्जी में, और वो खुद अपने आप को देखेगा तो वो तो कहेगा कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, हम तो जहां बैठे थे 1 घंटे बाद भी उसी सीट पे बैठे हैं। तो इट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। बॉडी इन मोशन मे और मे नॉट है पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है यानी काइनेटिक एनर्जी है तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसका क्या है। अगली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की और यहां प्रूफ करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वही जो कसौटियां या फॉर्मूले मैंने बताए थे उसी में से कुछ लगा के चेक कर लेंगे। आइए चेक करते हैं। आपके डेरिवेशन पूछा जाता है कि शो दैट, प्रूव दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो यही कांड कर देंगे जो 4-6-10 लाइनें हम लिखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज UH इज इक्वल टू mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम है। अब द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका निगेटिव ग्रेडियंट निकालते हैं, -du/dh, और देखते हैं क्या है। अगर वो फोर्स के बराबर आ जाएगा तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, अदरवाइज नहीं है। आइए इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, -du/dh, क्योंकि h का फंक्शन था। तो x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो x लिखो, h लिखो, y लिखो, कुछ लिखो, क्या फर्क पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट थी। तो -du/dh, यहां -d/dh mgh। अब यहां पर जो चीजें कांस्टेंट हैं,
mg कांस्टेंट है, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदल रही, तो माइनस mg बाहर कर दिया और dh अपॉन dh, आप जानते हैं dh बाई dh क्या होता है 1, तो ये वैल्यू हो गई माइनस mg के बराबर। और ये फोर्स होता है, फोर्स किसका फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वेट हो गया ना, खींच रहा है नीचे की तरफ। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए माइनस du अपॉन डी की वैल्यू एफ के बराबर हो गई, इससे ये सिद्ध हो गया या प्रूव हो गया। और इससे आप कह पाए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए ये क्या हो गया? दिस प्रूव्स दैट कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये प्रूव हो गया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, अदरवाइज ये फोर्स के बराबर ना आता अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते तो। और यहां पर ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये भी मैंने लिख दिया जिसे आप भ्रमित ना हो। नेगेटिव साइन शोज दैट इन द इक्वेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पूरी अगर आपसे पूछा जाए कि शो करिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यही चीज आप करके दिखाएंगे। एकदम सॉलिड आपको डिटेल्ड वर्जन में दे रहा हूं, शानदार। आगे चलते हैं, चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को आप समझ गए टैकल करना कि कैसे कंजर्वेटिव फोर्स शो किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसे बोलते हो? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसका सम। ये कंजर्व रहता है या बदलता नहीं है जब इस पे लगने वाले फोर्सेस केवल कंजर्वेटिव होते हैं। अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स कहीं लग रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड्स ट्रू, और अगर उसमें नॉन कंजर्वेटिव भी पिल गए तो फिर ये कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी का नहीं होता। तो जैसा लिखा है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द ओनली conservative force is acting on the body or doing the work, then the total mechanical energy conserve ki plus ui बराबर kf plus uf। ये बात आप समझ गए हैं। अब इसका प्रूफ करेंगे, ये भी डेरिवेशन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। क्या डेरिवेशन है कि शो करिए कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वहां केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं तभी ऐसा हो पाएगा। आइए देखते हैं। तो सपोज ए बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, कोई फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर है और डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो फोर्स को है कौन सा? एफ एक्स, और कंजर्वेटिव होगा तभी इस कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो एक बात हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते थे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन हो गया एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ये बराबर हो गया। बड़ी अच्छी बात है। अगली बात, एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कंजर्वेटिव वाली डेफिनेशन, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करता माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, तो ये माइनस हो गया, और एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये कंजर्वेटिव वाले फोर्स की डेफिनेशन से हम खींच के ले आए। समझ में आया ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इन पहली और दूसरी इक्वेशन से देखिए, हमारा दोनों को हमने ऐड कर दिया टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के लिए, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और इनको ऐड कर दिया। तो ये देखिए दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों जाएंगे कट। तो यहां पर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर 0। इसका क्या मतलब है? डेल्टा के प्लस यू बराबर 0, यानी ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब है भाई चेंज 0 है, के प्लस यू बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम था वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। ये तभी कंजर्व है जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये उसका डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। उम्मीद है बातों को आप मोहब्बत से, प्यार से पकड़ पाए होंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इजी लैंग्वेज रहे। आइए, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव ग्रेडियंट ले लें तो वो फोर्स होता है। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऐसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू एक्स अपॉन डी एक्स। अगली बात कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। तो ये देखिए एक्स आई एक्स एफ, बीच का रास्ते से मतलब नहीं, एफ एक्स डी एक्स, या के एफ माइनस के आई या यू आई माइनस यू एफ,
बात समझ में आपको आई होगी। पाथ डिपेंडेंट ना होकर केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्सेस के मामले में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है किसी क्लोज्ड पाथ पर, जहां से चले हैं वहीं घूम के आ जाएंगे तो वर्क डन 0 होगा अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं तो। वर्क क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड पाथ का साइन बना दिया गोला, fx dx बराबर 0। क्लोज्ड पाथ पर वर्क डन 0 होने वाला है। और इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व रहने वाली है, जो अभी हम लोगों ने प्रूव भी किया था। ये 4 शानदार प्रॉपर्टी एक ही स्लाइड पर मौजूद करा दी हैं। आप ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टीज हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। बहुत अच्छी बात, एक कदम और आगे निकालेंगे और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये डेरिवेशन क्या है बेटा, आप अभी हम डेरिवेशन करेंगे भी तो यहां बताने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहां पर आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है। अब यह हमें शो करना है, तो शो करने का मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर किसी ए पॉइंट से जिसकी हाइट h ले रहे हैं, उस समय वेलोसिटी 0 थी, आपने ड्रॉप कर दी, ऐसे बॉल ड्रॉप कर दी, तो यहां पर जितनी इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, कुछ डिस्टेंस x चली नीचे आ गई, तो यहां पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी वो उसी के बराबर है। और जब ये जमीन को हिट करने वाली थी उस समय भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी वही रहेगी जो बाकी दो ए और बी पोजीशन पे थी। इससे हम ये साबित कर पाएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी इसकी कंजर्व है। ठीक, यही बात यहां लिखा है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर जगह mgh ही रहेगी, ये हमको शो कर रहा है। तो समरी थी या पॉइंट था। अब हम इसके देखिए, इसके बाद डेरिवेशन की तरफ आ गए। यहां कहीं डेरिवेशन मैंने लिख दिया होगा, ये बहुत पूछा जाता है, इसका ग्राफ भी बहुत आता है, मैं वो भी दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इस पॉइंट ए पर निकालेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है। तो एट पॉइंट ए यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, क्योंकि ड्रॉप करें तो कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, वेलोसिटी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज 0। पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितना, हाइट यहां पर देखिए h है, mgh हाइट हो गई। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दीजिए, ke प्लस pe, 0 प्लस mgh यानी mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पर कितनी है, mgh के बराबर। अब इस बी पे बात करते हैं। तो एट पॉइंट बी मान लीजिए कि सपोज करिए बॉडी फ्रीली फॉल करती है x डिस्टेंस ऊपर से और पहुंचती है पॉइंट बी, उस समय उसकी वेलोसिटी v है। यहां से टपकी और b पे जब पहुंची x डिस्टेंस कवर करके तो उसकी वेलोसिटी यहां पर v थी। बड़ी आसानी से बात। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप काइनेमैटिक्स का, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो ये v स्क्वायर u स्क्वायर, शुरू में वेलोसिटी 0 थी टॉप पर a पर, और 2as की जगह 2g, और ये रहा x 2gx। तो यहां पर वेलोसिटी v स्क्वायर कितना आ गया, 2gx। बात समझ में आ गई कि v स्क्वायर की वैल्यू 2gx है। अब यहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी b पर निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी b पर कितनी रही, हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू यहां पे 2gx पुट कर दी है, mgx आ गया kb, और इस kb पे mgx है, तो इसकी हाइट कितनी है, ये टोटल h थी, ये x है, तो ये हाइट यहां हो गई h माइनस x। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बेटा जी, mg, हाइट रह गई h माइनस x। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो जोड़ दीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों को जोड़ दिया जाए, kb प्लस ub, ये mgx है और ub mgh माइनस x। तो ये देखिए mgx इस mgx से जाएगा कट, x से केवल mgh मिलेगा आपको। तो ये देखिए b पर भी mgh और a पर भी mgh टोटल, ये mgh a पर भी mgh, b पर भी mgh, कांस्टेंट हो गई। अभी हम c की भी बात कर देते हैं। आइए देखते हैं। एट पॉइंट c सपोज बॉडी फाइनली रीचेस c विथ वेलोसिटी v डैश। यहां से h डिस्टेंस कवर करके यहां जब पहुंची है तो उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश है। वही फॉर्मूला पहले वाला लगा दीजिए, v डैश का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि शुरुआत वाली वेलोसिटी 0 थी, बराबर 2as 2gh लगा दिया, h डिस्टेंस कवर की है। तो v डैश स्क्वायर हो गया 2gh के बराबर। इसी तरीके से काइनेटिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। kc कितना हो गया, हाफ mv डैश स्क्वायर, हाफ m इंटू 2gh, mgh हो गया। पोटेंशियल कितनी हो गई, यहां पे तो हाइट कुछ है ही नहीं,
mgh जीरो हो गया, h की वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल जीरो है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh प्लस जीरो mgh। अब आपने देखा कि तीनों केस में 1 2 3 पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर हर जगह आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है और mgh के बराबर है। mgh के बराबर है इसलिए कंजर्व हो गई। ये आप शो कर पाए। अगर शो करने को देखें कि ऐसा शो कीजिए जो अक्सर आपको बोलते हैं, इस तरह आप शो करेंगे और आप लिख दीजिएगा कि हेंस द एनर्जी कंजर्व, सभी पोजीशन पे सेम आ रही है तो कंजर्व ही है। बढ़िया, आप इसको साबित कर पाए। अब इसके बाद प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद ये जो ग्राफ बड़ा पूछा जाता है आपका, ये ग्राफ क्या, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए शो कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो टोटल देखिए एनर्जी इधर है, हाइट इधर है। टोटल एनर्जी इससे दिखाएं, के प्लस पी करोगे तो ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है। अब यहां पर देखिए जीरो हाइट है, यहां पर h हाइट है। जब हाइट h थी तो आपकी ये डॉटेड लाइन काली वाली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक शून्य थी। ये देखिए काइनेटिक जीरो, यहां ये वाली लाइन काइनेटिक है। जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी, जब गिरता जाएगा नीचे, वैसे वैसे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक बढ़ रही है। एक समय बीच में ऐसा भी आएगा कि पोटेंशियल काइनेटिक बराबर हो जाएगी। फिर जब हाइट जीरो हो जाएगी तो आप देखेंगे काइनेटिक तो मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल जीरो है। तो ये ग्राफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये ग्राफ पूछते बहुत है। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। ग्रेविटेशनल एनर्जी का हम लोगों ने काम तमाम कर दिया है। एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, तब आगे बढ़ेंगे जिससे पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो लिखा फिगर शोज ए फ्रिक्शनलेस हेमीस्फेरिकल बाउल है ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, सवाल के अंदर दिया है। ए बॉल ऑफ मास एम इज पुश डाउन, इस बॉल को यहां से धक्का मारा गया, मतलब वेलोसिटी दी गई है नीचे की तरफ। डाउन द वॉल फ्रॉम पॉइंट ए से नीचे की तरफ धक्का दिया गया है। इट जस्ट राइजेस अप टू द एज ऑफ द बॉल, ये यहां से धकेलने के बाद यहां तक पहुंचती है, एच बी तक रुक जाती है यहां पहुंच के। जस्ट राइजेस अप टू द एज ऑफ द बॉल, कैलकुलेट द स्पीड विथ विच द बॉल इज पुश डाउन अलोंग द वॉल। यहां पे किस स्पीड से आपने धक्का दिया है जिससे वो यहां तक पहुंची है, ये निकालना है। तो यहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगाएंगे बड़े आसानी से। तो लेट द बॉल बी पुश्ड डाउन अलोंग द वॉल विथ ए स्पीड v, मान लीजिए v स्पीड से हमने इसको पुश किया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहां पर टोटली कहानी क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ये हमको लगा देना है। टोटल एनर्जी एट ए क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने v वेलोसिटी से पुश किया है। साथ में mgh पोटेंशियल एनर्जी, ये h हाइट है, mgh यहां जब पहुंची है तो काइनेटिक जीरो हो गया, जितना है mgh, h का मतलब ये हाइट r के बराबर ये हाइट हो गई mgr। अब यहां से देखिए m तीनों में आ रहा है तो m को उड़ा दीजिए, तो हाफ v स्क्वायर प्लस gh इज इक्वल टू gr। अगली वैल्यू हो गई हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू gr माइनस gh। और अब v स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 2g कॉमन ले लो, r माइनस h, और v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2gr माइनस h। यानी इतनी वेलोसिटी से आप पुश करेंगे स्पीड से तो भैया b तक पहुंच जाएगी, जस्ट b तक पहुंचेगी। ये भी एक अच्छा सवाल है, मैंने करा दिया जिससे कि आपको बिल्कुल सॉलिड कंटेंट मिले। इसके बाद कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पूरा वीडियो ध्यान से हर स्टेप को सीखते जाइए, समझते जाइए। बहुत सारे इसमें कानून हैं जो मैं एकदम तोड़कर सरल करके आपके सामने ला रहा हूं, ये बात भी आप पकड़ ले गए। अब शुरू होती स्प्रिंग फोर्स की कहानी। तो यहां पर लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। आप ध्यान रखिएगा, जो स्प्रिंग फोर्स होता है जिसे एफ एस से दिखा रहे हैं, ये बराबर होता है माइनस के एक्स के। यहां पर जो के है उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। ये माइनस क्या आ गया, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसकी विपरीत डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है। जैसे इस समय मीन पोजीशन x बराबर 0 है, तो छोड़े हुए हैं, कोई नहीं लगाया, आपने इसको खींचा बाहर की तरफ, तो आपने डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव किया, सपोज करिए पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा, ये देखिए नेगेटिव, उल्टा डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग इसको खींचेगी अपने तरफ। अगर आपने इसको दबा दिया है
तो दबाने में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव किया है, तो ये स्प्रिंग इसको फेंकना चाहेगी, यानी फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव। एक्स निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, यानी एक्स और एफ में विपरीत डायरेक्शन रहने वाला है। स्प्रिंग को दबाओगे तो फेंकना चाहेगी, खींचोगे, अगर खींचो स्ट्रेच करोगे तो अपनी तरफ खींचना चाहेगी स्प्रिंग। तो ये फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स का हो गया। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, क्योंकि इसमें ये कंजर्वेटिव फोर्सेस अप्लाई होते हैं, तो U बराबर माइनस डब्ल्यू एस, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। के एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। ये समरी हो गई। अब इसके बारे में हम लोग प्रूफ भी करेंगे थोड़ा सा, जैसे बातचीत सामने आएगी। अब डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब जो हम यहां चर्चा कर रहे हैं, उसमें चर्चा करते करते हम ये सिद्ध कर देंगे अभी कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये एग्जाम में आ जावे तो ऐसा ही आपको डेरिवेशन करना होगा। अगर पूछ लें कि शो दैट स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, आइए शुरू करते हैं और सीखते चलते हैं। तो यहां पर जैसा आपकी फिगर समझ गए थे, यहां पे कोई ना खींचा ना दबाया, एक्स बराबर 0 मीन पोजीशन, यहां पे खींचा, यहां पर दबाया। खैर, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्प्रिंग फोर्स Fs इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हुक्स लॉ आप आगे पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, चैप्टर, अब ये सीक्वेंस चैप्टर का बदला है, तो यहां तक चैप्टर नंबर 8 हो गया है वो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हुक्स लॉ के हिसाब से जितना डिस्प्लेसमेंट आप करते हैं उतने उसी के प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग फोर्स। एक्स ज्यादा करोगे तो ज्यादा कस के खींचेगा स्प्रिंग, कम एक्स करोगे तो कम कस के खींचेगा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और ये वैल्यू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हो के, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हो। और माइनस क्या बताता है, मैंने आपको समझा दिया है। डिस्प्लेसमेंट है एक्स, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग फोर्स उसकी विपरीत दिशा में काम करता है, इसलिए माइनस साइन आ गया। मैंने लिखा भी है, जैसे कोई चीज छूटे ना। ये ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे जो आप बाजार में किसी कंपनी कहीं कुछ लेने जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, पैसा अच्छा खासा देने के बाद भी। इतनी मेहनत से और स्टोरी बना के मैंने बनाए हैं। आइए आगे की बात करते चलते हैं, ये भी आप सीख गए। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है वेरिएबल फोर्स, क्योंकि एक्स बदलता है तो एफ बदल जाता है। एक्स खींचा बदला, खींचा बदला, खींचा बदला। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कैलकुलस लगानी पड़ जाएगी। तो यहां पर छोटा सा वर्क डन के लिए एफ एस इंटू डी एस, एफ एस की वैल्यू यहां से टिपका दी, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर आपको, इफ द ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम एक्सआई डिस्प्लेसमेंट टू एक्सएफ, अगर ब्लॉक को एक्सआई से एक्सएफ तक मूव करा है तो उसमें वर्क डन कितना आएगा, देखिए WS इक्वल टू इंटीग्रेशन DWS, और यहां पे XI से XF, और ये वैल्यू माइनस KX DI आ गई। आगे चलते हैं, माइनस के कांस्टेंट है, बाहर चला आया, और x को इंटीग्रेट करेंगे XI से XF तक। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये XI ये XF है, वैल्यू रख दीजिए यहां पर। तो ये देखिए पहले हमने यहां पे रखा माइनस k/2 XF का स्क्वायर माइनस XI का स्क्वायर, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पलट जाएगा, XI पहले आ गया, XF बाद में आ गया। तो ये आपका वर्क डन आया स्प्रिंग द्वारा किया गया काम, हाफ के XI स्क्वायर माइनस हाफ के XF स्क्वायर। ये यहां पर देखिए मैंने मेंशन कर दिया है। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना है, हाफ के XI स्क्वायर माइनस हाफ के एफ स्क्वायर। ये स्प्रिंग ने कितना काम किया वो है। ठीक है, अब देखिए, इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम XI एंड अलाउड टू रिटर्न टू XI, अगर एक ब्लॉक को XI तक खींचे हो और छोड़ दियो कि वापस XI तक चला है अपना ऑक्सीलेट करके, XI से XI चला है, तो उस समय इसका वर्क डन बाई स्प्रिंग कितनी हो जाएगी। तो यहां भी XI रखोगे, ये फाइनल की जगह भी XI रखोगे, दोनों सेम यानी 0। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0, क्योंकि XI से वापस XI पर आया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। अब डिस्कशन शोज क्या शो कर रहे हैं, पहली बात शो कर रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स हमारा पोजीशन डिपेंडेंट है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी x से Fs का लेना देना है, x के हिसाब से स्प्रिंग फोर्स है। दूसरी बात, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये देखिए फॉर्मूला XI और XF पे ही डिपेंड कर रहा है, किस पाथ से गए हैं इसका इससे मतलब नहीं। तीसरी बात, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस, ये जो लिखा है XI से वापस XI आए, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज ऑल्सो 0। ये किसके लक्षण है सारे, कौन सी चीज ये बता रहा है कि स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हमने देखा था पाथ डिपेंडेंट
नहीं होता कंजर्वेटिव फोर्स, साइक्लिक पाथ पर अगर जाता है तो वर्क डन शून्य होता है, और साथ में ये पोजीशन डिपेंडेंट है। तो यहां पर ये बात आप प्रूव कर पाए कि स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये इस चीज का डेरिवेशन है। अभी इसी से लिंक हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पढ़ने वाले बच्चे कर पाएंगे, बाकी तो समझ गए आप। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको इस तरीके से आप शो करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्क डन था ये स्प्रिंग ने किया था, और जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल बॉडी जो वर्क डन करती है वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव होता है, या आप कह लीजिए डेल्टा यू का मतलब था माइनस डब्ल्यू एस। ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना आपको, अभी कहां जगह है, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू एस। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करेंगे तो यहां माइनस लगाएंगे, और ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। ठीक, आइए इस बात का ही इस्तेमाल करेंगे। अब डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स विथ ए स्लो कांस्टेंट स्पीड, एक्सीलरेशन 0 रखा हमने, उस समय आपको एक एक्सटर्नल फोर्स आप लगा देंगे जो इसी स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, बस उसकी दिशा विपरीत होगी स्प्रिंग फोर्स से। तो ये जो एक्सटर्नल बॉडी वर्क डन करेगी, एक्सटर्नल बॉडी मतलब हम खींच रहे हैं जैसे, तो हम क्या वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। और वो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल बॉडी द्वारा किया गया है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं इस सिचुएशन में एक्सटर्नल वर्क डन माइनस डब्ल्यू एस के बराबर है। जो स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा था माइनस लगा देंगे तो एक्सटर्नल द्वारा किया गया काम। तो यहां पर देखिए हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर, ये पलट गए हैं, ये एक्सटर्नल वर्क डन है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स में ये पहले था, ये बाद में था। बढ़िया। इफ वी टेक पोटेंशियल एनर्जी यूएक्स ऑफ द स्प्रिंग इज 0 एट एक्स बराबर 0। अब यहां पर अगर मीन पोजीशन पे एक्स बराबर 0 पर हम पोटेंशियल एनर्जी शून्य ले लें तो हम क्या करेंगे, इसमें xi की वैल्यू 0 पुट कर देंगे एट मीन पोजीशन। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट एक्सटेंशन x कितनी हो जाएगी, ux माइनस 0, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई, xi की जगह आपने 0 पुट कर दी, वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 ली थी, और ये यहां आ गई आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए आपसे, किसी पोटेंशियल एनर्जी की जो कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही लागू होती है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट यहां कहां पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया गया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए पूरी बात समझने के लिए। जैसे स्प्रिंग फोर्स में हाफ के एक्स स्क्वायर लिया गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और यहां पर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी शून्य मानी गई है। यह भी पता होना जरूरी है कि रेफरेंस कहां से, कहां पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग आप निकाल पाए हैं, जो आप यहां पर देख पाए। चलते हैं एक कदम ग्राफिकली बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलास्टिक स्ट्रेट स्प्रिंग बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखिए जो ग्राफ आप खींचोगे, यहां एक डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स में ये रिश्ता होता है, देखिए एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ निगेटिव होगा, ये एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, एक स्लोप इसका निगेटिव है, ऐसे इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एरिया अंडर द कर्व वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एफ एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया। अब बस ये निकाल लीजिए, एरिया ऑफ डेल्टा ओ बी ए, ये ओ बी ए निकाल लेंगे तो 0 से एक्सएम तक जो वर्क डन किया गया है वो आपको मिल जाएगा हाफ एफ एस इंटू एक्सएम, और एफ एस की वैल्यू माइनस के एक्सएम है इंटू एक्सएम, तो माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स एफ कितना हो जाएगा, ये देखिए स्प्रिंग फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया है, और वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स करेगा वो हो जाएगा हाफ के एक्सएम स्क्वायर के बराबर। ये ग्राफिकल मेथड हो गया। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि वर्क डन जो स्प्रिंग फोर्स का है, फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट की विपरीत दिशा में है। ये बात भी आप समझ पाए होंगे। तो u इजिकल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ये आपने यहां पे नोट डाउन कर लिया। अब यहां पर देखिए, इसके समझने के बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग। अब देखिए जो इलास्टिक स्प्रिंग है, इस पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। इसका फायदा उठाकर हम क्या करने वाले हैं, ये बताएंगे कि किसी भी पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। ये जो ब्लॉक लगाए ना, वो कितनी रफ्तार से
मूव कर रहा है। तो यहां पर एट एक्सट्रीम पोजीशन मान लीजिए इसको हमने एक्सएम तक खींच दिया, एक्सट्रीम पोजीशन एक्सएम, तो x बराबर प्लस माइनस एक्सएम, या तो एक्सएम तक खींच दिया या एक्सएम दबा दिया, तो दबाओगे तो माइनस और खींचोगे तो प्लस, ऐसा ले लेते हैं। और उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो है, जब हमने खींचा है रोक रखा है तो उस समय मूव तो कर नहीं रहा, तो वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, प्लस एक्सएम या माइनस एक्सएम। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों कितनी, वेलोसिटी जीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्प्रिंग की, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गई। बिल्कुल समझ में आती है बात। अब एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, ये इसकी टोटल एनर्जी हो गई इस समय, ये एनर्जी हर जगह यही रहेगी, कंजर्वेशन लगेगा। तो किसी इंटरमीडिएट पोजीशन से, ये एक्स ले लिए भाई, एक्सएम मान लो यहां तक था एक्सट्रीम, तो एक्स अगर एक्स पर है तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है वो निकालने के चक्कर में है। तो देखिए एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, के ई प्लस पी, जो इसकी के ई पी है इस समय उसको जोड़ दीजिए, वो इसी के बराबर आएगी, ये कंजर्व रहनी है। तो हमने जोड़ दी हाफ के एक्सएम स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी थी पहले की, वो कंजर्व रहनी है। और इस समय यहां इस पॉइंट पर हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक और पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दी। अब यहां पर देखिए हाफ 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 तीनों जाएंगे कट, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्सएम स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां से v आपको निकालना है, तो v की वैल्यू हो गई, यहां पर इसको डिवाइड कर दीजिए m से और रूट ले लीजिए, k बाई एम एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपके बड़े काम का है। ये कौन सा फॉर्मूला है कि कहीं पर अगर आप, ये k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, m क्या है, इस ब्लॉक का मास जो ब्लॉक बांधे हैं स्प्रिंग से, xm क्या है, एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड कह दीजिए इसका, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और x है जहां पर इस वक्त ये है। तो इस x एक्सटेंशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको निकालना है कि मीन पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी है, एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी जीरो है और इंटरमीडिएट पोजीशन x पर वेलोसिटी ये है, मीन पोजीशन पे कितनी है, तो यहीं पर x की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। वैसे मैंने एक डेरिवेशन कर दिया, उसके करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहीं पर आप x की वैल्यू जीरो पुट कर दें, x जीरो होने का मतलब मीन पोजीशन, तो x जीरो कर दोगे तो अंडर रूट के बाई एम एक्सएम का स्क्वायर आएगा, रूट लोगे तो एक्सएम बाहर चला जाएगा। तो ये मीन पोजीशन पे, ये क्या है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब होता है x बराबर जीरो वाली पोजीशन। तो ये उस समय की वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी v मैक्सिमम होगी है, m जो लिखा है v मैक्स है, क्योंकि मीन पोजीशन पे ही मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलती है, और बाकी यहां से आप इंटरमीडिएट का निकाल पाए। ये फॉर्मूले भी ध्यान रखिए, जैसे एकदम छक्का मारिए अपने स्कूल में या पेपर आ जाए तो। इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, जीरो से इधर गए तो प्लस और इधर गए तो माइनस। टोटल एनर्जी ये रेड कलर से दिखिए, जो k प्लस यू, ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, कांस्टेंट। अब अगर मैक्सिमम स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है तो उस समय आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, ये जो काला वाला लाइन पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है लाल वाला। जैसे जैसे मीन पोजीशन पे आएगा काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, फिर इधर जाएगा तो फिर काइनेटिक आपका घटने लगेगा, पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो ये जो ग्राफ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए स्प्रिंग, ये आपको k प्लस यू कॉन्स्टेंट और कैसे बनाते ही आना चाहिए, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये स्प्रिंग के केस में, आपको ग्रेविटेशन के भी केस में मैंने समझाया था, तो इसको आप पकड़ लीजिए जिससे क्लैरिटी आपकी बनी रहे। आइए एक कदम आगे लेके चलते हैं, पावर की बात करते हैं। तो पावर क्या रहा, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आपको मालूम है, P इक्वल टू W/T होता है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी, P इक्वल टू W/T, और यहां इसका डायमेंशन फॉर्मूला mL²T-3 होता है, इसी से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसके कुछ यूनिट्स लिखी हैं, पावर की यूनिट होती है वॉट, और एक वॉट कितने के बराबर हो जाएगा, W/T, यानी एक सेकंड में एक जूल काम किया जाए तो एक वॉट के बराबर होता है। इसकी जो बिगर यूनिट्स होती हैं वो किलोवाट और हॉर्स पावर होती हैं, जो हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। और 1 किलोवाट आवर जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, किलोवाट आवर, वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। ये पावर की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट आवर। यहां देखिए जूल लिखा है। तो 1 किलोवाट आवर जो बिजली का बिल आता है ना आपके यहाँ 200 यूनिट 300 यूनिट, यूनिट का मतलब होता है kWh, किलोवाट आवर। इतना एनर्जी कंजम्पशन आपने किया है, जूल में कन्वर्ट करोगे तो 3.6 इंटू 10⁶ आपका होगा 1 किलोवाट आवर के बराबर। आइए बात को एक कदम और आगे लेके चलते हैं। इंस्टेंटेनियस
पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है dw/dt, यानी डेल्टा टी की वैल्यू टेंडिंग टू 0 कर दो तो dw/t यहां पर कहानी बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर। अब अभी देखिए यहां पर एक हम मैकेनिकल पावर निकालने वाले हैं फॉर्मूला, जहां पर हम देखेंगे P = F.V, उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो dw को लिख सकते हो F.dr, वर्क, छोटा सा वर्क डन, F.dr। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गई, P = dw/dt, dw की वैल्यू यहां से रख दी F.dr/dt, F. ये dr/dt हो गया। dr/dt को आप जानते हो वेलोसिटी होता है, तो F.v आ गया, ये देखिए F.v आ गया। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अगर किसी क्षण आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लिए, उस समय उस इंस्टेंट का फोर्स, उस इंस्टेंट का वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर, उस क्षण की पावर निकल आएगी। तो ये फॉर्मूला भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसको पकड़ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ये एक बड़े मजेदार टॉपिक आपके सामने आता है, कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर हिंदी में, लेकिन कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं कि टक्कर का मतलब है भड़ाक से लड़े तभी टक्कर मानेंगे। तो फिजिक्स में कोलिजन का मतलब है कि दो बॉडी आपस में फिजिकल कोलिजन यानी टकरा जाएं तो भी कोलिजन है, और नहीं टकराएं, जैसे कि चार्ज रख दो तो एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज या दूसरी बॉडी का पाथ बदल जाए तो भी उसको हम कोलिजन कहते हैं। यहां पर कोई फिजिकल कोलिजन नहीं है, भड़ाम वाली टक्कर नहीं हुई, लेकिन एक की वजह से दूसरे का पाथ बदल गया, तो यह भी टक्कर कहलाती है या कोलिजन कहलाता है। तो फिजिक्स में ये दोनों प्रकार को एक ही प्रकार समझते हैं कि कोलिजन हो रहा है। यही बात यहां लैंग्वेज में लिखी है, जो मैंने फोटो बना के आपको बताई, जिससे आप फट से पकड़ लें, है ना, फोटो समझ में ज्यादा आती है। कोलिजन के दो महा रूल हैं। कौन से महा रूल? किसी भी तरह का कोलिजन हो, किसी भी तरह का, भी तरह तरह के कोलिजन देखेंगे, उसमें आपका टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो कंजर्व होता है। कैसी भी टक्कर हो, याद कर लीजिए, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व। दूसरा, कैसी भी टक्कर हो, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। फिर से दिला रहा हूं याद, टोटल एनर्जी, टोटल का मतलब केवल मैकेनिकल नहीं, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, बट kinetic energy is conserved in elastic collision and kinetic energy is not conserved in inelastic collision. टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फर्क होता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम सब में कंजर्व, जो भी कोलिजन होना है हो जाए। टाइप्स ऑफ कोलिजन मोटे तौर पे आपको आइडिया लग पाए तो देखिए, तीन प्रकार के कोलिजन मैंने यहां लिखे हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, एक तीसरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? जब दो बॉडी आपस में टकराएंगी और चिपक जाएंगी, आपस में टकराई और चिपक गई और फिर चलने लगी साथ साथ, ऐसे कोलिजन को आप बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हमारी डेली लाइफ में अधिकतर इनइलास्टिक कोलिजन पाए जाते हैं। खैर, अभी हम और जानकारी आपको देंगे। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व, तो हर केस में कंजर्व रहेगा, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में। इस इलास्टिक कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन दोनों नाम से जाना जाता है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व है, लेकिन मैक्सिमम लॉस होता है। यहां तो लॉस हो रहा है, यहां मैक्सिमम लॉस होता है। एक और पॉइंट इसमें बताना जरूरी है, जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हम बात थोड़ी सी करेंगे। उस E की वैल्यू होती है 1 इलास्टिक कोलिजन में, और यहां E की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, और यहां E की वैल्यू होती है 0। E क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या इसका मतलब है, अभी हम बताएंगे 5-10 मिनट के अंदर आपको। तो ये एक आउटर, एक समरी टाइप है, जो चित्रण या मैपिंग या ब्रेन मैपिंग कर देता है आपको समझने में कि भाई मामला मोटा मोटा क्या है। काफी मोटा तो नहीं है, तो पतले डिटेल मैनर में बात की है मैंने, आप ये टाइप्स ऑफ कोलिजन पकड़ पाए। अब इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, स्पेशली एक एक कोलिजन पढ़ेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है।
दोनों कंजर्व। ऐसे कोलिजन्स को आप बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। कहां पाया जाएगा? एग्जांपल, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो टक्कर होती है वहां पर हम क्या करते हैं? इलास्टिक कोलिजन लेके चलते हैं। दूसरा, कोलिजन बिटवीन ग्लास बॉल्स। अगर अच्छी ग्लास बॉल मतलब समझ लीजिए शीशे की बॉल या कंचे वाली बॉल, अगर अच्छा कंचा बना है, कंचा समझते हैं, बचपन में हमने खेला है, वो आते हैं मार्बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समझ, मार्बल ही बोलते हैं। तो वो जो है उनकी जो टक्कर होती है अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इलास्टिक कोलिजन की क्या है बेटा? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हम पढ़ ही लिए थे। टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको हिंट दे रहा हूं, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फर्क है, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है इलास्टिक कोलिजन में। और यहां पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव इन्वॉल्व नहीं होते इलास्टिक कोलिजन, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। मैकेनिकल एनर्जी यहां कन्वर्ट नहीं होती हीट लाइट साउंड के अंदर। बड़ाम बड़ूम की आवाज नहीं आएगी, चमकेगा नहीं। तो ये यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती हीट साउंड और लाइट के अंदर। अब इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होगा, तो सभी में कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, जैसा मैंने आपको बताया था। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कोलिजन, ये नॉर्मल जो हमारी डेली लाइफ में जो कोलिजन दिखते हैं, एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया, अगर ये कोलिजन समझ लिया जाए तो यही कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। आप न मारिएगा थप्पड़। खैर, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, तो ये दो गाड़ियां आ रही, साइकिल भिड़ गई, स्कूटी चला रहे भिड़ गई, स्कूटी कार से भिड़ गई, ये कैसे कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन बिटवीन ए बॉल एंड फ्लोर, एक गेंद को उठाया और जमीन पर टप्पा मरवा दिया, टप, तो ये कैसा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सिंपल सी बात, मोमेंटम सभी में कंजर्व है, टोटल एनर्जी सभी में कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होती इसमें, और इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो या तो कुछ नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव के साथ नॉन कंजर्वेटिव घुस जाएंगे, या पूरे ही नॉन कंजर्वेटिव लगेंगे। तो इसके अंदर जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, सम और ऑल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और यहां पर ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है हीट लाइट साउंड में कन्वर्ट होती। थप्पड़ मारोगे दूसरा चिल्लाएगा, फिर आपको घूसा मारेगा। तो यहां पर जो कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी वो हीट लाइट साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं कौन सा कोलिजन भैया? इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इनइलास्टिक में मैंने आपको बताया कि दो बॉडी जा रही हैं, टकराई और टपक की चिपक गई और चपकी चपकी चल रही, साथ साथ चल रही। अब आप सोचोगे ऐसा कहां हो सकता है? बहुत जगह हो सकता है, ये दिखाते हैं। मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, मैक्सिमम लॉस होगा। एग्जांपल्स के तौर पर, अगर एक कीचड़ बारिश में हो जाता है, उसको उठाकर एक दीवार पे मारेंगे तो पच्च से चपक जाता है, वहां उछलता नहीं है वो कैसा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कोई ट्रॉली जा रही है, आप जंप करके उसमें बैठ जाएं, कूद जाएं उसी के अंदर, तो जब कूद जाएंगे तो उसी के साथ उसी वेलोसिटी से चलेंगे। जैसे एक बस जा रही है, बस रफ्तार में जा रही है 20 से, मान लो आप कूद के घुस गए उसमें, तो आप उसी की वेलोसिटी से चलेंगे ना बस के, तो दोनों लोग साथ साथ चल रहे हैं। ये कौन से कोलिजन हो गए? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। या एक बुलेट फायर की गई है, वो किसी में धंस गई लकड़ी के पट्टे में, और बुलेट और लकड़ी का पट्टा साथ साथ चलने लगा। तो ये कहानी किसकी है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। दोनों टकराए और चपक के साथ साथ चलने लगे, बड़ी आसान सी बात हो गई। अब सुपर इलास्टिक कोलिजन भी एक होता है। सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अभी तक तुमने देखा कंजर्व रहती है, घटती है, बहुत घटती है, यहां पर बढ़ जाती है, क्योंकि जिस टक्कर जो कोलिजन होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सुपर इलास्टिक कोलिजन या एक्सप्लोजिव कोलिजन आप समझ पाए होंगे, बचपन में हम लोग, या कभी मौका मिला तो अब आप उसको क्या बोलते हैं हम नहीं बता पाएंगे। सिंघाड़ा आता था दिवाली में, उसको पटको फट से ऐसे जमीन पर तो फटाक से आवाज करता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत दिन से मारा नहीं, वो बचपन में बहुत मारते थे, सबसे सेफ लगता था वो, तो वो सिंघाड़ा बोलते थे हम लोग दिवाली वाले को। वो रहता है, उसको जमीन या दीवार पे मारो, फट से आवाज आती है, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं। उसकी कहानी समझ लीजिए, जब आप उसको पटकेंगे और दीवार से लड़ा या जमीन से लड़ा, तो उस समय उसकी देखिए कितने फटाक से सब उसके टुकड़े उछल जाते थे। तो वो क्या था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर मसाला या बारूद होगा छोटा मोटा, वो उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले से बढ़ जाती है। क्यों?
क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है। ये होता है एक्सप्लोसिव कोलिजन या सुपर इलास्टिक कोलिजन। एग्जाम्पल्स वो मैंने बस्टिंग ऑफ ए क्रैकर व्हेन इट इज हिटिंग द फ्लोर, ये बाद में मैंने समझा दी। कोलिजन ऑफ ए ट्रॉली विद अनदर कोलिजन, स्प्रिंग खुल जाएंगे, फट से वापस आ जाएगी, ऐसा हो जाता है। अगला हेड ऑन कोलिजन है, वन डायमेंशन कोलिजन की बात की जाए। वन डायमेंशन कोलिजन में क्या होता है, दो बॉडी आपस में जब टकराती, सीधी रेखा में आ रही हैं, टकराने के बाद भी स्ट्रेट लाइन में चली जाती हैं, ठक 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 ठक, समझ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में ये दोनों मूव कर रही थी। टकराने के u1 की स्पीड u2 से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो कभी टकरा ही ना पाएगी। पीछे वाली तेज हो, आगे वाली थोड़ी कम, तभी तो भिड़ेगी। और भिड़ी, और भिड़ने के बाद भी स्ट्रेट लाइन में चली गई। ऐसे कोलिजन्स को बोलते हो हेड ऑन कोलिजन्स। यहां देखिए बहुत सिंपल फोटो तो बना के आपके लिए चकाचक कर दिया है। सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर अगर सेम स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तो ऐसे कोलिजन को आप बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, वन डायमेंशन कोलिजन या हेड ऑन, इसीलिए हेड ऑन या वन डायमेंशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा, वन डायमेंशन कोलिजन हो गया। एग्जांपल, कोलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स। रेलवे कंपार्टमेंट जब बढ़ते हैं, जो आपस में जब स्प्रिंग चैन वैन लगाई जाती है उसमें ऐसे लड़ते हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही में रहते हैं लड़ते वक्त। खैर, दूसरा होता है ऑब्लिक या टू डायमेंशन कोलिजन। इस कोलिजन में क्या होता है, मान लीजिए बॉडी आ रही है स्ट्रेट लाइन में, पड़ने के बाद, टकराने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करती, लेकिन एक प्लेन में रहती हैं, प्लेन से बाहर नहीं जाती। ऐसे को बोलते हैं टू डायमेंशन कोलिजन। यहां लिखा है, हाँ जी, टू डायमेंशन। जैसे कि यार दो बॉलें आ रही हैं, टकराई, स्ट्रेट लाइन नहीं गई, अलग अलग रास्ते, लेकिन है एक प्लेन में, है बोर्ड में। एग्जाम्पल के तौर पर ये बिलियर्ड्स वाली फोटो देख लीजिए। यहां पर ये क्या बोलते हैं, इसको नहीं मालूम हमको, स्ट्राइकर बोल देते हैं। कैरम बोर्ड खेलते हो ना, कैरम समझ लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइकर। और कैरम कॉइन्स होती हैं, बाकी ठक से मारते हो बिखर जाती हैं, लेकिन कैरम के ऊपर ही रहती हैं। अब ये मत समझ लेना इतनी तेज मारते सब उछल के दूर गिरती है, वो वाला नहीं ले रहे हैं, कैरम के ऊपर ही रहे। तो ये बिलियर्ड्स में इसने स्ट्राइक किया और ये बॉलें तरह तरह की दिशाएं पकड़ लेंगी। ऐसे कोलिजन को आप बोलेंगे कौन सा कोलिजन, टू डायमेंशन कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन नो स्ट्रेट लाइन बट इन ए प्लेन, टकराने के बाद स्ट्रेट लाइन में नहीं रह गया, लेकिन एक प्लेन में है। ऐसे कोलिजन को आप बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशन कोलिजन। एग्जांपल, कोलिजन बिटवीन टू कैरम कॉइन्स, कैरम बोर्ड वाली गोटियां स्ट्राइकर से मारने वाली, या बिलियर्ड्स बॉल जिसकी फोटो यहां लगाई है मैंने। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब चलिए, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें प्रूव करेंगे। लेकिन पहली चीज प्रूव क्या करने वाले हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये मास m1, स्पीड u1, वेलोसिटी u1, और मास m2 और वेलोसिटी इसकी u2, u1 u से बड़ी होगी तभी टक्कर खाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो हो गई u1 माइनस u2, u1 तभी तो ये आगे बढ़ेगा, टकराएगा, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो v2 माइनस v1 हो गया। ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन या वन डायमेंशन कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में ये चीज फॉलो होती है, ये चीज लगती है, ये चीज होती है। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी, ठीक है? तो ये चीज आपको मैंने दिखा दी, इसको याद करके रखिएगा जैसे दिमाग में आ जाए, इसलिए भाषा की जगह फोटो का सहारा ज्यादा लिया है, बड़ी मेहनत की है आपके लिए। अब इसी का प्रूफ कर रहे हैं कि भाई ये जो चीज होती है शो करो होती है। आपके यहां आ गया, पेपर डिफिकल्ट बनना है तो भैया शो कीजिए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। आइए देख लेते हैं। तो यहां पर प्रूफ किया है लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एनी कोलिजन। आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम किसी भी कोलिजन में कंजर्व होता है। यहां पर इसका मोमेंटम शुरुआत का लिखा m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये मोमेंटम हमने कंजर्व कर दिया। क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो ये इसको पहले यहां पे लिख लेते हैं ठीक से, m1 u1 और इस m1 v1 को इसके साथ ले आए, और m2 v2 और m2 u2 को एक साथ ले आए। यहां पर m1 कॉमन ले लिया, u1 माइनस v1, यहां m2 कॉमन ले लिया, v2 माइनस u2 बराबर। अब हमने यहां पर क्या किया, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर दी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। अब यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी शुरू की, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां से हाफ 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 काट दीजिए, तो m1 u1 स्क्वायर
और u1 वाली ये माइनस m1 v1 स्क्वायर, ये जो m1 v1 था इसके साथ ले लिए, और ये m2 v2 स्क्वायर और ये इधर ले गए तो m2 u2 स्क्वायर। यहां पर m1 कॉमन ले लीजिए, तो ये m1 और ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख दिया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, और यहां पे इसी तरीके से लिख दिया v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, ये नंबर 3। अब यहां पर हम डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तीसरे को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो। यहां से इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या देखोगे, ये m1 से m1 कटा और u1 माइनस v1 इससे कट गया, तो केवल u1 प्लस v1 बचा। यहां डिवाइड करोगे इससे तो m2 कटा और v2 माइनस u2 कटा, केवल v2 प्लस u2 बचा। अब इसको रीअरेंज कर लो, ये u2 इसके साथ ले लो, तो u1 माइनस u2, v1 इधर भेज दो, v2 माइनस v1। और यही तुमको प्रूफ करना था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आपने प्रूफ कर दिया। अब इसी का सहारा लेके आगे की कहानी हम कहने वाले हैं। तो इसको ये वेलोसिटीज निकालेंगे, प्लस इस पॉइंट का सहारा लेके हम ये बताएंगे कि v1 v2 कितनी हो जाती है। वो फॉर्मूला भी आपके कोर्स में डेरिवेशन है और सवाल आते हैं उस पर। तो ये बात आप पकड़ लिए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इलास्टिक 1D मोशन में, 1D कोलिजन में लगता है और क्यों होता है। आगे चलते हैं। अब हम वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन 1D निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं, ये v1 और v2 निकाल रहे हैं कि टक्कर होने के बाद इलास्टिक 1D कोलिजन में इनकी वेलोसिटीज कितनी हो जाती हैं। आइए देखते हैं। वी नो, ये अभी हम लोगों ने निकाला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब यहां पर v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v2 हो गया u1 माइनस u2 और ये इधर जाएगा तो प्लस v1। अब जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला लगाया था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यहां ये जो v2 है इसकी जगह हम v2 की ये पूरी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, रख दीजिए, कोई समस्या नहीं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 और m1 v1 प्लस m2 और v2 की जगह u1 माइनस u2 प्लस v1, कुछ नहीं किया, वैल्यू रखी। अब रीअरेंज करने वाले हैं। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो m1 v1 m2 u1 m2 माइनस u2 और m2 प्लस v1। अब देखिए यहां पर आगे, अब यहां पर हम m1 वाले टर्म को u1 वाले सारी वेलोसिटीज को एक साथ लेंगे, u1 एक तरफ, v1 एक तरफ, u2 एक तरफ, क्योंकि v2 तो हम भगा ही चुके हैं वैल्यू रख के, वो तो मिलेगा नहीं। तो u1 एक साथ, u2 एक साथ और v1 एक साथ। तो यहां पर u1 ये टर्म के साथ कहीं u1 मिल रहा हो, ये मिल रहा है, ये इसको इसके साथ ले आए, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 हो गया। अब इसी तरह से देखिए u2 वाला है, ये u2 वाला टर्म मिला और u2 वाला यहां पर है, ये दो लाइनें खींच देते हैं, ये माइनस था इसके साथ गया तो डबल हो गया 2m2 u2, और ये बचा रह गया यहां पर इधर क्या m2 v1, और यहां पे रहा कहां, कोई एक टर्म और कहां पर लिखा हुआ है भाई, ये मैंने ये जो वैल्यू m1 प्लस m2 इंटू v1 होना चाहिए, ये वैल्यू आ गई। ये देखिए ये m1 ये v1 दोनों से कॉमन लिया, m1 प्लस m2 आ गया, की वैल्यू बन गई। अब v1 निकालना है तो v1 की वैल्यू क्या हो गई, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। और ये देखिए आपने एक फॉर्मूला डराइव कर दिया है। ये फॉर्मूला किसका है, टक्कर के बाद इन इलास्टिक 1 डायमेंशन मोशन, ध्यान रखिएगा इलास्टिक भी है 1 डायमेंशन भी है, उस समय ये v1 कितना होगा। इसी तरह अगर आप यहां पर इस मोमेंटम वाले फॉर्मूले में इस v1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यही चीज निकल आएगी। या आप सीधे क्या करिए, इसकी जो सबस्क्रिप्ट है उसको इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि बाकी प्रोसेस तो सेम है। तो यहां पर इंटरचेंजिंग द सबस्क्रिप्ट, ये याद रखने का तरीका, निकालना हो तो यहां से v1 निकाल के यहां पुट करके सेम मेथड लगा दो, तो ये वैल्यू बन जाएगी। देखिए m1 m2 को एक्सचेंज कर दिया है, तो v2 कितना हो गया, m2 माइनस m1, अब नीचे तो m1 m2 बदलोगे तो यही आएगा, ये u1 की जगह u2, 2m1 m2 की जगह m1 और m1 m2 था, दोनों बदला बदली वही चीज रह जाएगी, और ये u1, ये v2 की वेलोसिटी आ गई। तो ये v1 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये वैल्यू मिलेंगी, ये हमारी पकड़ में आ गई है। बड़ी अच्छी बात। इस पे कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, उसको हम लोग फटाफट टैकल करने वाले हैं, आप यहां पूछे जाते हैं। पहली बात, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस m1 इज इक्वल टू m2 बराबर m। अब जब टकराएंगे, इसकी u1 है इसकी u2 है,
जब टकराएंगी, आप यहाँ पे m1 बराबर m2 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, m1 m2 0 होता है, और यहाँ m2 है, m है, यहाँ भी से m1 m2 बराबर है तो 2m आ जाए, कट जाएगा, तो v1 बराबर u2 हो जाएगा। मैं रख के नहीं दिखा रहा हूं, आप रख के देख सकते हैं। इसी तरीके से v2 बराबर u1 आ जाएगा। इससे हुआ क्या, उससे अगर दोनों सेम मास की हैं तो जब टकराएंगी तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, अदला बदली, एक्सचेंज हो जाएंगी वेलोसिटी। यही लिख दिया है वेलोसिटी एक्सचेंज। अगर पहली 10 की स्पीड से दूसरी 5 की स्पीड से तो टक्कर के बाद दूसरी वाली 10 की स्पीड पकड़ लेगी, पहली वाली 5 पे आ जाएगी, अदला बदली हो जाएगी वेलोसिटीज की, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। देखिए v1 की वेलोसिटी u2 हो गई, u2 v1 ले लिया और u1 ने v2 ले लिया। दूसरी बात करते हैं, बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मासेस। दोनों इक्वल मास है लेकिन ये u2 नहीं होकर ये रुकी हुई है दूसरी बॉडी, u2 0 है। अब यही चीज यहां पे पुट कर दीजिए आप, u2 0 कर दीजिए, और यहां पर दोनों सेम मासेस हैं तो v1 कितनी हो गई, 0। अभी निकलेगा m1 m2 बराबर m और u2 0, तो v1 0 आ गया। देखिए दिखाई पड़ रहा बड़े सिंपल तरीके से। इसका मतलब क्या है कि ये रुकी थी, ये टकराई तो v1 ये रुक गई और ये चली आगे, और ये कितनी स्पीड से चली, जितनी स्पीड से ये चल रही थी। इंटरचेंज ही हुआ यहां भी, यही चीज है, बस वो रुकी थी तो ये टकराई, ये रुक गई और ये बढ़ गई उसी स्पीड से जिस स्पीड से वेलोसिटी से आ रही थी। यही चीज यहां पे दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या, फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट जो शुरू में मूव कर रही थी, और सेकंड बॉडी मूव्स विद फर्स्ट वेलोसिटी, जो मैंने समझाया। ये सेकंड स्पेशल केसेस है, सेकंड कहानी हो गई। नंबर 3 की बात करते हैं, लाइट बॉडी कोलाइड्स विद मैसिव स्टेशनरी बॉडी। ये मैसिव है, मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए टाटा 407 खड़ी है, ट्रक है, और ये साइकिल से आप जा रहे हैं। एक ट्रक रुकी हुई है खड़ी, और साइकिल से आप जा रहे हैं, भिड़ गए उसके अंदर, फिर क्या होगा, उस अवस्था में m1 की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, m2 के फॉर्मूले में रख दीजिए, और u2 0 है, ट्रक रुकी हुई है, तो होगा क्या कि आप जिस वेलोसिटी से जा रहे थे u1, उतनी ही वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाएंगे। साइकिल जा रही है 10 से, टकरा के 10 वापसी, लेकिन उस ट्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक वहीं खड़ा ही रहेगा। ऐसा होता भी है। तो यही कहानी हो जाएगी, लाइट बॉडी रिबाउंड्स विद सेम स्पीड बट मैसिव बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। ट्रक हिलेगा ही नहीं, आप जितनी स्पीड से जा रहे हैं खट से पलट जाएंगे, रिबाउंड हो जाएंगे उतनी स्पीड से। अब अगली कहानी है कि मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद लाइट स्टेशनरी बॉडी। एक ट्रक साइकिल से, साइकिल रुकी हुई है और ट्रक उसको धक्का मार रहा है, कोलाइड कर रहा है उस समय क्या होगा सोच के देखिए, बड़ी भारी खतरा। तो m1 मच इज ग्रेटर देन m2, ट्रक चल रहा है और साइकिल खड़ी है कहीं पर, u2 0, इसका मतलब रुकी हुई है। उस समय वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे आप, तो v1 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। यानी ट्रक अगर टक्कर मार देगा साइकिल को तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ट्रक ने साइकिल को टक्कर मारी तो आराम से उसी स्पीड से बढ़ गया, जबकि जो साइकिल खड़ी थी वो ट्रक की दुगनी स्पीड से चलने लगी। ये देखिए 2u1, ये ट्रक की स्पीड है, तो ये साइकिल ने 2u1 पकड़ लिया, यानी कि उसने डबल स्पीड पकड़ ली। अगर ट्रक साइकिल से टकरा जाए तो साइकिल, खड़ी हुई साइकिल दुगनी ट्रक की स्पीड से भागेगी और ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यही चीज लिखी, मैसिव बॉडी वेलोसिटी अनचेंज एंड लाइट बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद डबल वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी। ये सारे स्पेशल केसेस भी मैंने करा दिए, कुछ नहीं छोड़ा। इस वीडियो के देखने के बाद आप क्या बोलते हैं छोटा भीम हो जाएंगे, बड़ा भीम हो जाएंगे अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जैसा आपको मालूम है मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। वो कितना होगा इसको याद कर लीजिए, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ये बॉडी चल रही है और आप u1 इस तरीके से देख सकते हैं, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, जैसे कि आप मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये आता है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जो देखा था। यहां भी थोड़ी वर्किंग है लेकिन समझ लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि कोलिजन आप समझ पाए ना कि स्ट्रेट लाइन में थे, टक्कर होने के बाद प्लेन में चली गई, स्ट्रेट लाइन में नहीं गई। बिफोर स्ट्रेट लाइन, आफ्टर टक्कर इन ए प्लेन, नॉट इन स्ट्रेट लाइन। इस कहानी में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम m1। अब यहां पर m1 चल रही थी u1 से, m2 को रेस्ट पे लिया है जिससे चीजें सिंप्लीफाइड रहें, आसान रहे, हमारे कोर्स के अनुसार रेस्ट पे ही लेके चलना है।
M1 ने इसको टक्कर मारी, M1 इधर चल गया, ये देखिए एंगल बना रहा है, जो पाथ था उससे θ1, और M2 इस पाथ पे चला गया θ2 पर। इस M1 का अब वेलोसिटी हो गया है v1। इसके वेलोसिटी के M1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो देखिए M1 v1 cos θ1, ये आ गया पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, ये x एक्सिस है पॉजिटिव, है y एक्सिस है, और v1 sin θ1, आप M1 v1 sin θ1 अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस मोमेंटम के कंपोनेंट्स ले रहे हैं। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है, मोमेंटम लोगे तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से M2 की बात कर लेते हैं। आफ्टर कोलिजन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम M2, तो ये M2 का x पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ क्या है, M2 v2 cos θ2 पॉजिटिव x एक्सिस में, और दूसरा ये देखिए निगेटिव y एक्सिस में, ये अलोंग निगेटिव y एक्सिस, ये कितना है M2 v2 sin θ2। देख पाए होंगे आप, बात समझ में आ गई, नीचे की तरफ है तो निगेटिव लिख दिया। अब देखिए अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि कंजर्वेशन तो कंजर्व ही होता है मोमेंटम का, तो एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व होगा, वाई डायरेक्शन में भी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। एक्स में शुरू में मोमेंटम कितना था, ये रुका था तो m1 u1 था, और बाद में कितना हो गया, बाद में देखिए m1 v1 cos θ1 और ये प्लस कर दिया m2 v2 cos θ2, ये इक्वेशन बन गई। अलोंग दी वाई एक्सिस निकालते थे, तो ये वाई एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, तो शून्य हो गया मोमेंटम, और यहां पर वाई एक्सिस में m1 v1 sin θ1, और ये निगेटिव वाई में था इसलिए माइनस हो गया, नीचे था m2 v2 sin θ2, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा देते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉलो होता है। तो यहां पर हाफ m1 u1 स्क्वायर, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी ये तो जीरो पे थी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, बाद की हाफ m1 v1 स्क्वायर और इसकी हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये तीन इक्वेशन 1 3 2 1 बन गई। अब मामला क्या है यहां बेटा, यहां चार अननोन्स हैं, v1 v2 और θ1 θ2, और इक्वेशन हमारे पास तीन है, 1 2 3। तो हम इस कैलकुलेशन से हम निकाल नहीं पाएंगे v1 v2 की वैल्यू या v1 v2 θ1 θ2। हमें इन चार अननोन में से एक अननोन क्वांटिटी को एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। सवाल के अंदर दिया होगा, कह लीजिए, एक्सपेरिमेंट तो आप करेंगे नहीं, लेकिन जो असल बात है वो तो एक्सपेरिमेंटली निकालना होगा या सवाल में दिया होगा, तो बाकी तीन क्वांटिटीज इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो ये बात समझ लीजिए, मैंने लिख भी दी है 4 अननोन क्वांटिटीज v1 v2 θ1 θ2। आपको मालूम है जितनी अननोन क्वांटिटीज होती हैं उतनी कम से कम इक्वेशन हमें चाहिए होती है, तो बट वी हैव ओनली 3 इक्वेशन, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट। हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, वी नीड वन वैल्यू फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फॉर सॉल्यूशन। वो आपको क्वेश्चन में दी हो या एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, मतलब हो रहा हो तो एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। तो ये 2D मोशन, इलास्टिक 2D मोशन की बात कर ली गई है। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, स्पेशल केस इन इलास्टिक 2D मोशन के अंदर देखिए ग्लांसिंग कोलिजन कब बोलते हैं, जब θ1 की वैल्यू 0 हो और θ2 90 डिग्री हो, ये ग्लांसिंग कोलिजन हो जाएगा। वी गेट u1 इज इक्वल टू v1 एंड v2 इज इक्वल टू 0। क्या रहा कि इन ग्लांसिंग कोलिजन के अंदर जो इंसिडेंट पार्टिकल्स है, ये तो रुका हुआ था, उसकी वेलोसिटी अनचेंज रहती है, तो डज नॉट लूज एनी काइनेटिक एनर्जी। स्कैटरिंग में जो आ रहा है पार्टिकल वो काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करता, क्योंकि v1 बराबर u1 आ जाता है। तो θ1 इज इक्वल टू 0, θ2 90 डिग्री, ये ग्लांसिंग कोलिजन हो गया। दूसरी बात हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन का मतलब है सीधे टकराए सीधे निकल गए। इन सच कोलिजंस θ2 की वैल्यू 0 होती है, जब ये टकराएगा तो θ2 m1 की डायरेक्शन में ही चला जाएगा। तो यही लिखा है, इन सच कोलिजंस टारगेट पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ये जो इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में θ2 यानी 0 हो जाएगा। अब एक इसकी अगली चीज आती है जो आपसे बड़ी पूछी जाती है कि अगर इक्वल मासेस के हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और वो टकरा रहे हैं ग्लांसिंग कोलिजन में, तो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये प्रूविंग एनसीईआरटी में भी और आपसे पूछी भी बहुत जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल का मतलब m1 m2 m के बराबर है, सेम पार्टिकल हैं, सेम मास के, बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, तो हाफ m u1 स्क्वायर हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर हो जाएगा। हाफ m काट दीजिए, तो u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के बराबर। दूसरा
बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mu1 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये तो रुका हुआ था शुरू में। अब यहां तीनों में m बराबर है क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो केवल वेलोसिटी वाले टर्म मिले। u1 ये v1 ना लिखिए, m ही लिख दीजिए, क्योंकि ये m1 बराबर m2 है, मैं लिख नहीं रहा हूं, सही कर लीजिएगा, m1 m2 m के बराबर है। तो यहां पर v1 प्लस v2 आ गया। अब इसमें हम इसी का अपने से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो u1 डॉट u1 v1 प्लस v2 का डॉट अपने से ही। अब देखिए ये u1 डॉट u1 कितना होता है, u1 स्क्वायर, और इसका v1 डॉट v1 करेंगे तो v1 स्क्वायर आ जाएगा। v1 डॉट v2 करेंगे तो एक वो टर्म मिलेगा, v2 डॉट v1 फिर वही v1 डॉट v2, और v2 डॉट v1 एक ही चीज होती है। तो ये 2v1 डॉट v2 हो गया, और v2 डॉट v2 स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको ये पता होगा कि v1 डॉट v2 और v2 डॉट v1 कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो बात बराबर होती है, तो इसलिए ये 2 1 v1 v2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे पहली इक्वेशन से। तो देखिए u1 और v1 प्लस v2 बराबर है, तो v1 डॉट v2 कितना हो जाएगा, ये देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसकी जगह हमने पुट कर दिया। अब ये v1 v2 कट गया, क्या वैल्यू आ गई, v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि v1 परपेंडिकुलर है v2 के, यानी टकराने के बाद दोनों जो मासेस आइडेंटिकल मासेस हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे, और यही बात यहां पर कहनी थी, इंपॉर्टेंट थी। और यहां याद रखिए, हेंस टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स। दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स अगर आपस में टक्कर खाते हैं, जिनमें से एक पार्टिकल रेस्ट पर है, तो टक्कर खाने के बाद दोनों पार्टिकल 90 डिग्री का एंगल बनाकर अलग हो जाते हैं। ये पकड़िएगा, और ये बात यहां लिखी हुई है मैंने, जिसे आप इसको याद कर लें। When two equal masses suffer a glancing collision with one of them at rest, दो टक्कर खा रही है जिनमें से एक रुका हुआ था, तो आफ्टर कोलिजन द टू मासेस मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये प्रूव है इसका, और ये प्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है, याद भी रखना है इस फंडे को, और ये पूछा भी जाता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, उम्मीद बात पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी चीज है जो जानना जरूरी है, मैं ये बाजू में इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बहाली, हिंदी में बहाली समझते हो ना, कोई चीज टकराई और अपने कोलिजन को, यानी जिस रफ्तार से जा रही थी उतनी ही रफ्तार लेके लौट हो गई, तो हम ये कह सकते हैं इसने अपनी वेलोसिटी को बहाल रखा, सेम रखा, कम नहीं होने दिया। बहाली का मतलब यह है कि उसने अपनी चीज को बनाए रखा। इसको इंग्लिश में रेस्टिट्यूशन कह रहे हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में, और अपनी भाषा में बहाली। इसी से आप समझ पाएंगे आसानी से। तो देखिए, जो मोस्ट ऑफ द रियल कोलिजन्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो ना परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ना परफेक्टली इन इलास्टिक होते हैं। वो क्या होते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। तो पार्शियली इलास्टिक होंगे और पार्शियली इन इलास्टिक होंगे। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है, सो द स्पीड ऑफ सेपरेशन इज लेस देन स्पीड ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की स्पीड कम हो जाती है स्पीड ऑफ अप्रोच के, और यहां पर यही बात, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। अब ये यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैग्नीट्यूड का जो सेपरेशन की वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होती है। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है जो कोलिजन हुआ है, उसने कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटीज को कितना बहाल रखा है, इस बात को ये बताता है ई। अब यहां पर ये देखिए, अगर सेम होगा, यानी जितनी वेलोसिटी से आ रहा था अप्रोच उतनी से ही जा रहा होगा, तो ये ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी पूरी तरह कोलिजन बरकरार रखा, बहाल रखा है। अगर ऐसा कम ज्यादा होगा तो कोई और कोलिजन हो जाएगा। तो ये ई, जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड और u1 माइनस u2 का मैग्नीट्यूड आप लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और डिफरेंट भाषा में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 होती, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 0 से 1 होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ई 0 होगा, सुपर इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जिससे ये बात आप अच्छे से पकड़ पाएं। मेरे ख्याल से ये मैसेज भी आप तक चला गया। अब एक इसका लास्ट टॉपिक शुरू होता है, जो मोशन इन वर्टिकल सर्किल। तो ये है मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। ये किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप पढ़ चुके हैं, सेंटीपीटल फोर्स वगैरह वगैरह वाली की कहानी। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहां पे वेलोसिटीज बदलेंगी
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है, स्पीड भी सेम नहीं रहेगी, और यहां पर क्या होगा, स्पीड भी बदलती रहेगी। तो इसमें मैं कुछ याद करने वाले पहले फॉर्मूले बताऊंगा, फिर एनसीईआरटी का एक सवाल है उसको करेंगे, वहीं से आएगा फॉर्मूले, इसलिए जो आपको किसी भी दशा में आपको विनर साबित कर देंगे। ये वर्टिकल सर्किल में मोशन है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, यहां एक रस्सी बांध दी है जिसकी लेंथ एल है, सपोज करिए ये एल ले लिए या यहां पर आर ले लिया, रेडियस कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आर रेडियस है देखिए, और ये जिस पॉइंट पर जाएगा वहां इससे जितना ऊपर है वो एच है, और ये डिस्टेंस आर माइनस एच है। बाकी जिस पार्टिकल को बांध रखा है उसका मास एम है। मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। अब देखिए क्या करके फॉर्मूले, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर यहां पर वेलोसिटी पहुंचा है कितनी है बतानी है, तो आपको u यानी u यहां की वेलोसिटी है इनिशियल, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आप दी है वो पता होनी चाहिए, और कितनी इससे कितनी ऊपर तक गया है हाइट, अगर आपको पता है तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। अगली बात, टेंशन एट एनी पॉइंट, यहां पर ये जो स्ट्रिंग बनी है इसमें टेंशन कितना है कहीं पर भी निकालना हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, t इज इक्वल टू एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh। एम क्या है, मास जो लटका हुआ है, रेडियस आर पहचान ही रहे, यू है यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी, और जी और एच को आप जानते ही हैं, एच का मतलब है लोएस्ट पॉइंट से कितना ऊपर है। इससे आप टेंशन एट एनी पॉइंट कहीं भी निकाल सकते हैं। टेंशन टॉप और बॉटम, ये बॉटम है ये टॉप है, तो देखते हैं इसी में अगर लोएस्ट पॉइंट की बात आपको करनी हो तो h की वैल्यू 0 कर दो, निकल आएगा, ले देख, तो m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर आ गया, भाई लोएस्ट पॉइंट पे तो h 0 है, और टॉप पॉइंट की बात करनी हो तो यहां पर mgh बढ़ा देंगे, मतलब h की वैल्यू हो जाएगी 2r के बराबर। ये हाइट कितनी है, ये रेडियस, तो h की वैल्यू यहां 2r। आप इसी फॉर्मूले में h बराबर 2r कर दो तो वैल्यू निकल आएगी जो होगी m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5gr। ये आपकी मैक्सिमम हाइट पर टॉप पॉइंट पर टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और इन दोनों जो टेंशन लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उसका डिफरेंस होता है TL माइनस TH बराबर 6 mg। टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा होता है, अपर पॉइंट पे टेंशन कम होता है, मिनिमम होता है कह लीजिए, तो TL माइनस TH बराबर 6 mgh, इसको भी याद करके रखिएगा जैसे पूरी बात आप सीख जाएं। अगली बात, मिनिमम वेलोसिटी इज द लोएस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीटिंग द लूप। इस लूप को पूरा लूप कंप्लीट हो पाए उसके लिए लोएस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी कम से कम दें, उसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अंडर रूट 5gr। यानी अगर अंडर रूट 5gr की आप वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे दे देंगे तो इस सर्किल या लूप को कंप्लीट कर देगा, उससे कम देंगे तो नहीं कंप्लीट कर पाएगा, उससे ज्यादा देंगे तो कर ही जाएगा। मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप, लूप जब आप क्रिएट करेंगे तो मिनिमम वेलोसिटी यहां पर अंडर रूट GR होगी, अगर यहां पे अंडर रूट GR मिनिमम वेलोसिटी मिल गई तो लूप कंप्लीट हो जाएगा, उससे कम वेलोसिटी होगी तो लूप कंप्लीट नहीं होगा। ये कहानी हो गई। अगली बात देखिए, कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन, तो अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो लोएस्ट पॉइंट पर है अंडर रूट 2gr से कम है तो ऑक्सीलेशन अबाउट लोएस्ट पॉइंट होगा, यानी ये ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह ऑक्सीलेट करेगा। अगर u की वैल्यू 2g अंडर रूट 2gr के बराबर है तो सेमी सर्कुलर ऑक्सीलेशन, ये जो पार्टिकल है यहां तक जाएगा फिर यहां तक जाएगा, सेमी सर्कुलर ऑक्सीलेशन करेगा। ये जो बात लिखी है इसको मैं रिदम में कर देता हूं जैसे याद रखने में आसानी हो, बाकी तो सारी बात यहां ऐसे ही है। रिदम के लिए मैं अगली स्लाइड आपके सामने लाऊंगा, वो यहां पर आपको दिखा रहेगा। लिविंग द सर्किल की बात करें, अगर VL लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है अंडर रूट 2gr और अंडर रूट 5gr के पास में है तो ये सर्किल को छोड़ देगा M और H के बीच में कहीं पर आकर, तब इसकी वेलोसिटी इसके बीच में तो सर्किल को छोड़ देगा और फिर वो पाथ थोड़ी देर बाद सर्कुलर पाथ फिर फॉलो करेगा। आइए इसको थोड़ा सा रिदमिक तरीके से समझ लेते हैं क्योंकि उसमें भाषण है, बहुत सारी वेलोसिटी है। अब देखिए सिंपल बात, अगर वेलोसिटी यहां पर लोएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट 5gr से ज्यादा है या उसके बराबर है तो ये कंप्लीट कर लेगा लूप को, बढ़िया। अगर इससे कम है, देखिए इतनी है तो कंप्लीट, इससे कम है लेकिन रूट 2gr से बड़ी है तो ये कंप्लीट नहीं करेगा, यहां कहीं आके M और H के बीच में कहीं लप्पा खा जाएगा, मतलब सर्किल को लीव कर देगा। अगर आपका रूट 2gr के बराबर है लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो ऑक्सीलेशन करेगा सेमी सर्कुलर पाथ पे, और अगर अंडर रूट 2gr से भी कम है
तो ये यही पेंडुलम की तरह घूमेगा, एम तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इस रिदम को आप याद रखिए, इतनी वेलोसिटी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, बात बन जाएगी। पूरी डिटेल चीज आपको बता रहे हैं। खैर आगे की बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है जिसको हम लोग करेंगे, इसी में से सवाल बनने की उम्मीद है। बाकी वो सारी डिटेल बात हमने आपको बता दी है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ये स्ट्रिंग लेंथ l है, मास b लटका रखे हैं। इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a। ये a लोएस्ट पॉइंट है, यहां पर जितनी वेलोसिटी दिए हो उसका नाम v नॉट है। such that it completes a semi-circular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C। ये इतनी वेलोसिटी है कि ये ऊपर तक पहुंचता है, जब यहां पहुंचता है तो उस समय टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो हो जाता है, यानी टेंशन शून्य हो जाता है। बस ये किसी तरीके से जस्ट यहां अगर टेंशन जीरो हो जाए या उससे जीरो हो जाएगा तो उसके बाद वो लप्पा खा जाएगी। अगर समझ रहे हैं मेरी बात ना, जहां भी टेंशन अगर लप्पा खानी है, मतलब ढील पड़नी है अगर स्ट्रिंग के अंदर, तो टेंशन नहीं होना चाहिए। जब तक टेंशन है तब तक तनी रहेगी स्ट्रिंग। तो यहां पर टेंशन आपका जीरो हो रहा है, इतना जस्ट यहां तक पहुंच रहा है। दिस इज शोन इन फिगर 5.6 जो मैं दिखा रहा हूं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट वी नॉट। हमें वी नॉट निकालना है जिससे सी पॉइंट तक, जस्ट सी पॉइंट तक ये पहुंच सके। दूसरी बात, द स्पीड एट पॉइंट्स बी एंड सी। बी पर और सी पर हमको स्पीड निकालनी है, अभी निकालेंगे। फिर तीसरी, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज के बी अपॉन के सी, यानी काइनेटिक एनर्जी के बी अपॉन के सी निकालेंगे। और फिर चौथी बात भी कुछ पूछिए, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट सी। यहां पर जब ये बॉडी पहुंच गया बॉब, तो इसकी ट्रेजेक्टरी यानी पाथ क्या होगा। तीन चार चीजें हैं, फटाफट प्रेम पूर्वक कर लेंगे। आइए करते हैं। यहां पर ये डायग्राम आपको समझा चुका ही था मैं। वी टेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम टू बी जीरो एट ए। यहां से हम रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं, जीरो एनर्जी ले ली हम लोगों ने यहां पर। अब उसके बाद 10 टोटल एनर्जी एट ए, ये कितना हो गया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि mgs तो जीरो ले लिया है पोटेंशियल एनर्जी, तो केवल काइनेटिक रह गई। और इसके अंदर टोटल जो कार्यक्रम हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगी। जो टेंशन फोर्स है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वो कोई रोल निभाएगा नहीं, इसलिए केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगी। तो ई ए इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। यहां पर देखिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो टी ए टेंशन हमेशा अवे रहता है, टी ए हो गया माइनस एम जी। एम जी नीचे की तरफ वेट लग रहा है, टी ए ऊपर लग रहा है, और यही जो बचा टी ए माइनस एम जी है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दे रहे हैं या सेंटीपिटल फोर्स दे रहे हैं। तो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल, समझ गए ना इक्वेशन। टी ए देखिए ऊपर है ये डायरेक्शन, और एम जी नीचे, तो टी ए माइनस एम जी जो बचा वो सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी नॉट स्क्वायर आर की जगह एल हो गया। अब आगे देखिए, एट द हाइएस्ट पॉइंट सी द स्ट्रिंग स्लैकन्स एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग टीसी बिकम जीरो। यहां पर ये टेंशन हमारा शून्य हो जाता है। उस दशा में यहां पर देखिए हमने बनाया टीसी, यहां पर टेंशन नीचे की तरफ है, एमजी भी नीचे की तरफ है, तो दोनों मिलकर टीसी प्लस एमजी बराबर एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल, ये सेंटीपिटल फोर्स ऑफर करेंगे। लेकिन हमको ये मालूम है कि टेंशन यहां टीसी पर शून्य है, तो इसको शून्य के बराबर रख दिया, एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल। इन दोनों को इक्वेट किया तो एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इसको एम अभी काट नहीं रहे, काटेंगे बाद में, इसका हम इस्तेमाल पूरा कर लेंगे इसलिए नहीं काटा है। आगे देखते हैं, एट सी, यहां पे आ जाइए सी पर जो चल रहे हैं हम। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है हाफ एम वी वी सी स्क्वायर, और पोटेंशियल है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2l, एक एल और दूसरा एल, हाइट कितनी है, तो एम जी इंटू 2l, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब यहां पर पुट वैल्यूज फ्रॉम टू, हमने यहां पर इस एमवीसी की, देखिए एमवीसी स्क्वायर कितना, एमजीएल, एमवीसी स्क्वायर एमजीएल, यहां एमवीसी स्क्वायर की जगह एमजीएल पुट कर दिया, और ये तो 2 एमजीएल था ही, 2 एमजीएल और आधा एमजीएल मिलके 5/2 एमजीएल हो गए। ये टोटल एनर्जी एट सी है। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन चल रहा है, तो ईसी और ईए बराबर होने चाहिए, बट ईए इज इक्वल टू ईसी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसके तहत 5/2 mgl इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर,
तो यहां से वी नॉट निकल आएगा, देख रहे हैं आप, √5gl। ये जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, अगर यहां पर अगर वी नॉट √5gl दे दोगे तो ये यहां तक पहुंच जाएगा, कंप्लीट कर लेगा सर्किल को। ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरे बात की बात करते हैं जो पूछा है इन्होंने, इट इज क्लियर फ्रॉम टू VC की वैल्यू, ये देखिए mm काट दोगे तो VC की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, √GL। देखिए mm कट गया, VC स्क्वायर इक्वल टू GL, तो VC इज इक्वल टू GL। तो वेलोसिटी एट C √GL हो जाएगी, यानी वेलोसिटी टॉप पर √GL मिल जाए तो कंप्लीट कर लेगा ये सर्किल। आगे की बात हम लोग करते हैं, एट B द एनर्जी, इस B पर एनर्जी कितनी है बेटा वो देख लेते हैं। तो EB इज इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर प्लस mgl, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mvb स्क्वायर, और ये बेटा mgl हो गया पोटेंशियल एनर्जी। हाइट कितनी है, L के बराबर, यहां दिखाई आपको पड़ रहा है। अब ये इक्वेटिंग फ्रॉम 1 और 3, ये 1 और 3 को बराबर कर दो। तीसरी इक्वेशन ये है, यहां पर हाफ mvb स्क्वायर mgl, और यहां जो टोटल एनर्जी स्क्वायर थी हाफ mv नॉट स्क्वायर, यहां से जो, और इस V नॉट की जो वैल्यू है वो 5gl हम निकाल चुके हैं, V स्क्वायर लिखा है तो 5gl रख दी, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब यहां पर हाफ mvb स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 में से 1 घटाओगे तो 3/2 mgl आ जाएगा, और यहां पर vb की वैल्यू ये mm कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो √3gl। यहां पर देखिए vb की वैल्यू भी आप निकाल पाए √3gl, यानी यहां पर अगर वेलोसिटी √3gl है तो इसका मतलब ये सर्किल ये कंप्लीट कर लेगा। हर जगह की वेलोसिटी निकली √5gl, √3gl और या √2gl, √gl केवल। ठीक है, ये बात आपके जहन में आनी चाहिए। अब kb/kc जो रेशियो की बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी B पर C पर, तो B पर है हाफ mvb स्क्वायर, C पर है हाफ mc स्क्वायर, हाफ m कट गया, vb/vc का होल स्क्वायर, तो vb कितना है √3gl, vc कितना है √gl, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 3/1 दिखाई पड़ रहा है। ये आंसर आ गया, सारी चीज निकाल दी। अब इसके पाथ की बात कर रहे हैं C पर, तो एट पॉइंट C द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल एंड टू द लेफ्ट। यहां पर क्योंकि जो वेलोसिटी में मिली थी √GL, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ था, ये VC पर अभी क्या था √GL। समझ में आई बात? तो ये इफ द कनेक्टिंग स्ट्रिंग इज कट एट दिस इंस्टेंट, इस समय अगर स्ट्रिंग को काट दें हम तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा, जैसे कि पर्वत या किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पे खड़े हो और हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को फेंक दो, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर यार स्ट्रिंग कट कर दोगे ऐसे ही जाके ये जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप दिए हुए हो। विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एकिन टू ए रॉक किक्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ, माउंटेन पे किसी पत्थर को उठाकर हॉरिजॉन्टली फेंक दिए हैं। अगर हम रस्सी नहीं काटते हैं, अदरवाइज द बॉब विल कंटिन्यू ऑन इट्स सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट द रिवोल्यूशन। यहां पर अगर रस्सी नहीं काटी तो ये पाथ को कंप्लीट कर लेगा और सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। इस तरह से हर टॉपिक को मैंने 2 घंटे से कम समय में आपके सामने रखा। आप देख के आश्चर्यचकित, अगर आप यहां तक पहुंचे तो देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे इतने कम समय में सारे टॉपिक कोई कैसे पढ़ा सकता है। इसलिए कि मैं आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूं, और आपको पसंद आए लाइक कीजिए, अरविंद एकेडमी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके स्कूल के टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और डिफिकल्ट भाषा में पढ़ा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल नहीं निकलते, डेरिवेशन नहीं होते, तो तुरंत द्रोणा 1.0 को ज्वाइन कर लीजिए। मैं खुद आपको पढ़ाता हूं लाइव क्लास में, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल डेरिवेशन निकलने लगेंगे। उसके साथ ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सारा वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किया है इजी भाषा में, डिटेल्ड वर्जन, वो मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जांपल्स पूरी किताब के 11th क्लास के आपको मिल जाएंगे। वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किए सरल भाषा में, डिटेल्ड वर्जन समझा के, और हर चैप्टर पे आपको वर्कशीट भी मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो फुली सॉल्व होगी। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो बच्चे द्रोणा ज्वाइन करके फिजिक्स में एक आसान जर्नी शुरू करना चाहते हैं मेरे साथ आसान भाषा में, क्योंकि कई बच्चे होते हैं मोस्ट ऑफ देम नीट जेई देंगे या उसके बाद सीयूटी देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, वहां पर फिजिक्स का रोल आ जाएगा। तो आप बढ़िया से फिजिक्स तैयार कीजिए और मस्त रहिए। तो जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा में ज्वाइन करना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाएं, द्रोणा 1.0 में इनरोल करें, वहां आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, क्लिक करिए, आपको व्हाट्सएप मैसेज और एसएमएस आ जाएगा, वहां पेमेंट लिंक होगा। पेमेंट करते ही, बहुत ही नॉमिनल पेमेंट है, बहुत कम फीस है, आप तुरंत ज्वाइन करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपना काम बना सकते हैं। तो
ये मेहनत अगर अरविंद सर की आपको पसंद आई, ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इस हार्डवर्क के लिए अगर आपको फायदा मिला है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां पर फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा सुपर इजी लैंग्वेज में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार वीडियो के साथ, सरल भाषा के साथ। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बाय।